अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम लोग IGCSE का जी पेपर 42 मई जून 2020 का पेपर कर रहे हैं। अच्छा जी, ये वो सेशन है जिसका पेपर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैंसिल हो गए थे, बट स्टिल ये एक पेपर है जो प्रैक्टिस की नीयत से हमने करना है। इस पेपर तो आपका हर दफ़ा नया ही होगा, तो इसलिए इसको वो करेंगे। तो GCE वाले भी ये IG के सोल्यूशन ज़रूर देखें, IGCSE वाले GCE का देखें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ फिजिक्स व्हिच इज़ द सेम फॉर बोथ। ठीक है जी। अच्छा सी, इट सेज के ये 80 मार्क्स का टोटल आपका पेपर है, तो इसमें हम ज़रा कुछ कॉन्सेप्ट्स को ज़रा रिफ्रेश करते हैं। देखिए बच्चों, वो कहता है कि फिगर 1.1 shows the speed time graph of a person on a journey. On the journey, he walks and then waits for a bus. He then travels by bus. He gets off the bus and waits for 2 minutes. He then walks again. His journey takes 74 minutes. ठीक है, ये उसकी स्पीड वर्सेस टाइम इन मिनट्स का ग्राफ है। अच्छा जी, चाहे तो ये यूनिट्स तो चलें, बात की बात है, लेकिन हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट गिव्स यू एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन। ठीक है, एंड देन एरिया अंडर द ग्राफ जो है इट गिव्स अस द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। एक चीज याद रखिए कि ग्रेडियंट हमें एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन देता है, और एरिया अंडर द ग्राफ जो है ये हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड दिया करेगा। बट एक चीज याद रखिए कि स्पीड अगर किलोमीटर्स पर आवर है तो ये टाइम होगा इन मिनट्स। एक चीज जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि इसने सारी हमें सिचुएशन यूं दे दी हुई है। बच्चों, मैंने आपको कहा था कि देखिए, जहां भी एक प्रॉपर ग्राफ बना हो वहां सबसे पहला काम आप ये किया करें कि क्विकली आप देखें कि इधर एक डिवीजन कितने मिनट्स के लिए स्टैंड करता है। ठीक है जी, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 10 मिनट्स का टाइम है, तो 1 2 3 4 5 निशान मिलके 10 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक निशान फिर 2 मिनट्स को ही करेगा, ये पता होना चाहिए। और वाई एक्सिस के ऊपर भी आप मालूम कर लीजिए कि एक डिवीजन कितने किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, इसमें आप गौर करो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 निशान 10 किलोमीटर पर आवर को शो कर रहे हैं, तो एक निशान फिर 1 किलोमीटर पर आवर को ये शो करेगा। अच्छा, अब देखिए वो कहता है कि फॉर द होल जर्नी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। होल जर्नी के लिए देखिए जी, उसने ना ये जो पूरी सिचुएशन ऊपर आपको बताई हुई थी, मैं आपको थोड़ा सा जरा इसको साथ साथ पॉइंट बाय पॉइंट रिकॉल करा लूं, क्योंकि मकसद अगेन इधर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। कहता है कि ऑन द जर्नी ही वॉक्स एंड देन वेट्स फॉर अ बस। अब देखिए, वो वॉक कर रहा है तो जाहिर है कांस्टेंट स्पीड से वो जा रहा है, फिर वो एकदम रुक गया तो जाहिर है ये फिर वो वेट्स फॉर अ बस वाला पॉइंट है, क्योंकि उस वक्त वो रेस्ट पे होगा ना, तो उसकी स्पीड जो है वो तो जीरो होगी। तो ये वो वेटिंग वाला टाइम उसका चल रहा है। ठीक है, 20th मिनट से 30th मिनट तक ही इज वेटिंग, यानी ही इज एट रेस्ट, स्पीड जीरो है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे कहता है कि ही देन ट्रैवल्ड बाय बस। अच्छा, बस में ट्रैवल कर रहा है तो देखिए अगेन उसकी स्पीड एकदम शार्प शूट करके 40 किलोमीटर्स पर आवर पे पहुंच गई। ये बस पे चल रहा है। फिर ही गॉट ऑफ द बस। अब ये एकदम बस से उतर चुका है, तो ये देखिए ये 50th मिनट से 52nd मिनट तक वो फिर रेस्ट पे है। ठीक है, एंड देन वो कहता है कि ही देन वॉक्स अगेन, तो दोबारा वो इधर से स्पीड पकड़ता है और वॉक करता है, जो भी इसकी स्पीड आएगी इधर, और कहता है कि हिज जर्नी टेक्स टोटल 74 मिनट्स। तो देखिए ये इसका जो एंडिंग टाइम है ये ऑब्वियसली आखिरी वाला 74 मिनट्स इसका ये बनता है। अच्छा, अब ये जो आपके पास जवाब इधर तक सारे का सारा यूं आंसर आ गया, तो हमें अब ये करना चाहिए कि देखिए, वो कहता है ऑन द जर्नी ही वॉक्स एंड देन वेट्स फॉर अ बस। ये सारी हमने अब सिचुएशन पढ़ ली। ठीक है, तो कहता है फॉर द होल जर्नी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल। देखिए, आपको डिस्टेंस निकालना है, उसने यूनिट्स नहीं बताए हुए। देखिए, सवाल ये था कि स्पीड आपको अगर किलोमीटर्स पर आवर में दी हुई है, तो टाइम को सिर्फ अगर हम आवर्स में चेंज कर लें तो डिस्टेंस हमें जो मीटर्स है उसमें मिलेगा। नाउ कैलकुलेटर आपके पास है, डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। बच्चों, फिजिक्स में ना आपको मैंने बताया था ये 3 मार्क्स। देखिए, आप लोगों ने जब भी इसमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना होगा तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए आपको इसमें पहले एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलेगा एरिया अंडर द ग्राफ से। देखिए, इस स्टेटमेंट को लिखने का एक मार्क होगा बैक पे, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एरिया अंडर द ग्राफ। देखिए, अब अगर हम गौर करें तो एरिया अंडर द ग्राफ्स यहाँ कितने हैं। देखिए, इसको मैं अगर D1 कह लूँ, इस रेक्टेंगल को D2 कह लूँ और इसको D3 कह लूँ,
तो क्या ये तीनों रेक्टेंगल्स को सिंपली ऐड करने से d1 प्लस d2 प्लस d3 करने से क्या मुझे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं मिल जाएगा? तो अब देखिए मैं इधर से d1 का जो वैल्यूज पुट करूंगा तो लेंथ मेरे पास 20 मिनट्स है और टाइम जो स्पीड है, सॉरी ये जरा इधर हम मार्किंग भी चलो पहले लगा लेते हैं कि देखिए इसकी यहाँ पर जो स्पीड है ये 5 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है जी। फिर इसकी देखिए यहाँ पे स्पीड 40 के सामने ही है और इधर इसकी स्पीड जो है 5 से एक डिजिट ऊपर है। तो चूंकि 1 डिवीजन वाज 1 किलोमीटर्स पर आवर तो इसकी जो आपके पास देखिए वो बनती है यहाँ पे जाके, दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली इधर से 6 की जो स्पीड है ये वो आ गई। अब सवाल ये था कि आपके पास 5 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये D1 है, ये D2 है, ये D3। अब हमें एक बात ये देखनी चाहिए कि आपको जब ये इधर से दिया हुआ है इस तरह से तो D1, अब देखिए एक बात याद रखिए बच्चों, अगर स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में ले रहे हो तो फिर टाइम को आवर्स में होना चाहिए ताकि फिर आपका देखिए ये डिस्टेंस तभी किलोमीटर्स पर जो किलोमीटर्स में निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 20 मिनट्स है। आई वॉचिंग? देखिए यहाँ पे ये जो ब्लंडर मिस्टेक हुआ है कईयों से वो यही हुआ होगा कि ये 20 मिनट्स है, भाई ये मिनट्स है। तो 20 मिनट्स को सबसे पहले तो आपने इधर चेंज करना है इनटू, मैं इनको यहीं पे अगर आवर्स में चेंज कर लूं तो देखिए 20 मिनट्स को आप कैसे चेंज करते हो इन आवर्स। तो देखिए ये हम यहाँ पे करेंगे कि 20 मिनट्स जो हैं इनको हम जब आवर्स में चेंज करेंगे तो मिनट्स टू आवर्स में जाना है स्मॉल टू बिग, तो आप 20 डिवाइड बाय 60 कर देंगे ऐसे करके, तो ये 0.3 इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा। देखिए चूंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्ड वैल्यू थी तो मैंने फिलहाल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको ऐसे कॉपी कर लिया, ठीक है। अच्छा तो अब आपके पास देखिए ये आ रहा है डिस्टेंस D1 में, ये आपके पास टाइम बनता है 0.333 आवर्स, ठीक है, ये 0.333 आवर्स बनता है इनटू इसकी जो ब्रेड्थ है वो बनती है आपके पास 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आ गया ऐसे करके। फिर आपके पास D2 जो है, D2 में गौर कीजिए कि आपके पास 30 टू 50 तक ये फिर 20 मिनट ही बनते हैं। तो 20 मिनट्स आर बेसिकली 0.333 आवर्स इनटू जो आपकी देखिए ब्रेड्थ बनती है, वो ब्रेड्थ आपकी बनती है टोटल 40। तो इसका मतलब है 0.333 इनटू ये आ जाएगा 40 करके और प्लस D3 जो आपकी बनती है, जरा ये गौर कीजिए इसी ये, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये 52 आ रहा है क्योंकि ईच वॉज 22 मिनट्स, तो 50 के बाद 52 से 74 तक ये कितने मिनट्स बनते हैं? देखिए 52 से 74 माइनस 52 करेंगे तो 22 मिनट्स, ये 22 मिनट्स का टाइम बनता है। इसको भी हम अगर आवर्स में चेंज कर लें तो ये 22 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो ये आएगा 0.366, तो ये 0.366 आवर्स ये बनता है। तो इसका मतलब है कि 0.366 आवर्स इनटू ये आता है हमारे पास, ये इसकी लेंथ आ गई आवर्स में और ये आ गया 6 किलोमीटर पर आवर उसकी जो स्पीड है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करके, तो अब इस पूरे को हम अगर कैलकुलेटर पे फीड इन करें तो देखिए 0.333 इनटू 5 प्लस 0.333 इनटू 40 एंड देन प्लस 0.366 इनटू 6 आ गया ऐसे। तो अब 17.18, इसका मतलब है कि ये आपके पास बनता है 17.18। तो इसमें चूंकि हमारे पास देखिए 3 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट वैल्यूज गिवन थी तो हमने 3 तक राउंड किया, पहले 3 तक कॉपी किया सॉरी, और अब इसको 17.1 करके तो ये 17 किलोमीटर्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसका जवाब किलोमीटर्स में ऐसे आ जाए। अब लेट्स चेक फ्रॉम द बैक कि जी इसका जवाब कुछ ऐसा ही है कि कुछ और है। देखिए ये उसने टोटल कुल मिला के सारी वही लिबलिंग्स विबलिंग्स करके तो ये आपके पास इस तरह से यूं आ गया। तो फुल फ्लैश वर्किंग इस तरह से आपने इसकी यूं करनी। अब देखिए उसने कहा द एवरेज स्पीड निकालो फॉर द जर्नी। तो बच्चों एवरेज स्पीड जो है वो अब कैसे निकलेगी? सी एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हमेशा फिजिक्स में देखिए आपको ना ये स्टेटमेंट्स का भी, फॉर्मूलाज का, वैल्यू, सब चीजें जैसे मैथ्स में करते थे इस तरह आपको इधर भी करनी पड़ेगी। तो एवरेज स्पीड चूंकि अगेन देखिए यूनिट स्पेसिफाइड नहीं, तो हमने टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया हुआ है वो अब देखिए अब अगले पार्ट में यूज होगा तो
बच्चों आई होप अब राउंडिंग का रूल बिल्कुल वाजे हो चुका कि देखिए आपके पास ये स्पीड की वैल्यूज, ये टाइम की वैल्यूज सब दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ से तीन तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉपी किए और एंड जवाब भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर कॉपी करके अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं राउंड कर। तो ये हमारे पास 17 किलोमीटर्स है अपॉन टाइम कितना है, तो देखिए टाइम 74 मिनट्स है। तो आपको इस 74 मिनट्स को पहले चेंज करना पड़ेगा आवर्स में ताकि स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में। तो 74 डिवाइड बाय 60 जो है ये आएगा 1.23। अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने यूं लिखा कि 1.23 आवर्स ऐसे लिखा। ठीक है, बट सॉरी एक छोटी सी गलती मुझसे हुई है कि हमें डिस्टेंस याद है, अगले पार्ट में जब ये आंसर इस्तेमाल होगा आपने अनराउंडेड वाला ये यूज करना। 17.1 डिवाइडेड बाय 1.23, तो ये आपके पास 13.9। तो देखिए ये 13.93 सिग्निफिकेंट फिगर छाप के, तो अब इसको मैं 14, अब देखिए 14 किलोमीटर्स पर आवर ये इसकी एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी होगी। तो 13.9 जो है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखिए 3 सिग्निफिकेंट छाप के 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम करेंगे तो ये 14.0 किलोमीटर्स पर आवर इसकी रफ्तार ये बन गई। ठीक है जी, तो अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम राउंड करेंगे। तो सी इधर आपके पास ये 14 किलोमीटर्स पर आ रहा है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसी तरह आपने ये करना। तो देखिए ये तो चले, खैर हमें अब बातें बार बार रिकॉल रिवाइज रिफ्रेश हो रही हैं। अब वो बी पार्ट में कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हिच फीचर ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। देखिए आपको सीधी सीधी बात यहाँ से ये देखनी है कि एक्सेलरेशन कौन सा फीचर के थ्रू पता चलता है, बाय द ग्रेडियंट ऑफ, तो व्हिच फीचर शोज द स्पीड टाइम ग्राफ शोज एक्सेलरेशन, तो इसमें हम ये लिखें, देखिए 2 मार्क्स हैं, सी 2 मार्क्स हैं, तो आपको फिर ये लिखना चाहिए कि द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ शोज एक्सेलरेशन। एंड जस्ट फॉर देखिए द सेकंड मार्क आप इसमें लिख सकते हो कि ये बेसिकली आप चेंज इन स्पीड ओवर टाइम से यहाँ से आपको ग्रेडियंट मिलेगा और वो एक्सेलरेशन बताएगा। अब जरा देखिएगा इसमें कि देखिए ग्रेडियंट इसका हमें बताता है और ग्रेडियंट इज बेसिकली चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम। तो यहाँ से ये इस तरह निकलेगा। तो 2 मार्क का था, 1 होता तो डायरेक्ट वही लिखते हैं। अब वो कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन एट टाइम 40 मिनट्स। देखिए हमने एक्सेलरेशन पहले स्टेट करनी है फिर एक्सप्लेन करनी है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन एट टाइम इक्वल टू 40 मिनट्स। तो अब 40 मिनट्स पे उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जरा ये गौर कीजिएगा। देखिए 40 मिनट्स ये टाइम है, तो अगर हम 40 मिनट्स के सामने जाकर ऊपर देखें तो ये आपके पास स्पीड आ रही है 40 किलोमीटर्स पर आवर। देखिए 40th मिनट पे जाकर आपकी जो स्पीड है वो 40 आ रही है। देखिए ना इस पूरे टाइम के दौरान, देखिए 30th मिनट से 50th मिनट के दरमियान, 30th से 50th मिनट के दरमियान जो आपकी रफ्तार है वो कांस्टेंट स्पीड है। तो इसका जब ग्रेडियंट ही जीरो है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो आपने इसमें ये लिखना है कि स्टेट द एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन एट टाइम 40, तो आप लिखिए एक्सेलरेशन इज 0 meters per second square at that time. एक्सप्लेन करें सर, why? Because the gradient is 0 at t equal to 40 minutes. ठीक है जी, तो ग्रेडियंट इज 0 और स्पीड यानी कांस्टेंट है, इस वजह से वो 0 एक्सेलरेशन। तो देखिए अगर इसका हम जवाब देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ग्रेडियंट उसका 0 है
तो एक्सेलरेशन 0 है। वजह क्या है? बिकॉज वो कह रहा है ग्रेडियंट इक्वल टू 0। तो जैसे हम जवाब दिया करते थे बिकॉज द ग्रेडियंट इज 0, इसलिए एक्सेलरेशन भी इसकी 0 होगी। बच्चों अब जरा देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए सेकंड सवाल में उसने हमसे इधर एक चीज पूछी है। अब मैंने IGCSE वालों को मोमेंटम और इम्पल्स के काफी सवालात लॉ ऑफ कंजर्वेशन और उसके भी हमने करके देखे हुए। तो आपने एक सिंपल सी इसमें एप्लीकेशन चेक करनी है, जरा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। कहता है फिगर 2.1 shows a train. The total mass of the train and its passengers is 750,000 kg. The train is traveling at a speed of 84 meters per second. देखिए उसका जो मास है that is 750,000 kilograms, 750,000 kg यानी 7.5 लाख kg. ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट 84 मीटर्स पर सेकंड, तो ये 84 मीटर्स पर सेकंड ये ऐसे आएगा। तो अब वो कहता है कि द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड द ट्रेन टेक्स 80 सेकंड्स टू स्लो डाउन टू अ स्पीड ऑफ 42 मीटर्स पर सेकंड। देखिए वो कहता है कि ब्रेक्स लगती हैं, स्पीड उसकी पहले 84 थी, तो ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द ट्रेन टेक्स 80 सेकंड्स टू स्लो डाउन टू अ स्पीड ऑफ, देखिए टाइम टोटल 80 सेकंड्स लगा टू स्लो डाउन टू अ स्पीड ऑफ, तो ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना u। अब देखिए चूंकि इधर दो वेलोसिटीज का जिक्र आ रहा है, तो मैं इस वजह से जरा केयरफुल हो रहा हूं कि देखिए ये हम अब मान लेंगे कि ये इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी उसकी v जो है वो 42 मीटर्स पर सेकंड पे ड्रॉप करके यूं आ गई। तो देखिए मास ये है और वो कह रहा है द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 84, तो ये 84 उसका इनिशियल वेलोसिटी। The driver applies the brakes and the train takes 80 seconds. तो 80 seconds के बाद कहता है he comes to a speed of 42 meters per second. अब वो कह रहा है calculate the impulse applied to the train as it slows down. बच्चों गौर करो, आपको यूनिट सारे SI यूनिट्स हैं, देखिए मीटर्स पर सेकंड, सेकंड्स, किलोग्राम्स, एवरीथिंग इज इन SI यूनिट्स, तो यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। अच्छा आपने फाइंड करना है इम्पल्स। मुझे एक बात बताइए कि इम्पल्स के कितने फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हुए? देखिए इम्पल्स एक्चुअली हम उस चेंज इन मोमेंटम को ही कहते हैं, mv माइनस mu, या फिर इम्पल्स के देखिए दो फॉर्मूलाज थे। इम्पल्स का एक फॉर्मूला तो होता है ये mv माइनस mu यानी चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहते हैं। याद है ये मैंने 2021 में भी किया डिस्कस, तो अब चीजें रिपीट पे आपको नजर आना शुरू होंगी। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला mv माइनस mu है और इम्पल्स का एक फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो इम्पल्स का एक फॉर्मूला आपके पास mv माइनस mu है और दूसरा फोर्स इनटू टाइम। अब वो सवाल में ये कहता है कि कैलकुलेट द इम्पल्स। अच्छा जी अब सवाल ये था कि देखिए मैंने आपको बताया था ना इम्पल्स के ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, लेकिन डिपेंड करता है। अब जैसे 2021 में हमने पहले इम्पल्स का ये फॉर्मूला के थ्रू इम्पल्स ढूंढा था और फिर आपको याद होगा उस सवाल में हमसे फोर्स मांगी थी उसमें। यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इम्पल्स हमें mv माइनस mu दिया हुआ है। वजह यह है कि देखो मुझे मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो मैं इम्पल्स फिर इधर इस तरह निकालूंगा। तो देखिए आप गौर कीजिएगा कि आप अगर इधर से अच्छा m अगर कॉमन ले लो, देखिए अब ये लंबा तरीका बन जाएगा। अगर इधर हम m कॉमन लेके अंदर v माइनस u लिख लें तो मैथ्स तो आ जाएगा 750,000, वरना ठीक है आप फिर अलग अलग 750,000 इंटू वी करें, फिर माइनस 750,000 इंटू यू करें, तो इस तरह भी ठीक है। बहरहाल एम कॉमन लेकर भी किया जा सकता है कि अब इसकी फाइनल वेलोसिटी 42 है, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 84 थी, तो इसका जो इम्पल्स निकलेगा जरा ये कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बच्चों इसमें ना आपको चूंकि जवाब कुछ माइनस आने का, नेगेटिव फॉर्म में आने का चांस है, तो ये चूंकि डिसेलरेशन हो रही है तो उससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इम्पल्स कैलकुलेट करते हुए बड़ी वैल्यू माइनस द छोटी वैल्यू भी कर दें तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। बहरहाल माइनस इसमें आप इग्नोर भी कर सकते हैं, तो आप इसको 84 माइनस 42 लिख दें या 42 माइनस 84, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन एक ही। तो 750,000 को इनटू आप कर दीजिए 84 माइनस 42, तो इम्पल्स यानी जो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आएगा दैट इज 315,000,000। अब देखिए इसमें हमारे पास ये केजी
डॉट मीटर्स पर सेकंड, इसमें यूनिट के मार्क्स भी होते हैं तो आपको लिखना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए इसमें सवाल ये था बच्चों कि आपके पास ये तमाम वैल्यू सी, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक डिस्प्ले है, ये भी 2 तक है, ये भी 2 तक है। अब देखो ये जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, ये देखो बड़ी अहम बात है, इसको इग्नोर प्लीज ना करें कि ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक वैल्यूज दी हुई है, ये भी 2 सिग्निफिकेंट, ये भी 75, 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो आपका जवाब ये सॉरी डैश पे इसको फिलहाल नहीं एकदम छपना चाहिए। तो पहले आपने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जवाब आपका आया 315000000। सॉरी मैं अगले पार्ट में लिख गया हूँ इसको, तो ये मैं इधर आ जाता हूँ कि यहाँ पे ये 315000000 kg मीटर्स पर सेकंड। देखिए अब राउंडिंग का रूल बहुत सिखा चुका हूं कि अब क्वेश्चन में चूंकि सारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्ड वैल्यूज हैं, तो आप इसको भी फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करने के लिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कि इसमें से इसको राउंड करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 32000000 kg डॉट मीटर्स पर सेकंड। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 32000000 ये आ जाएगा kg डॉट मीटर्स पर सेकंड। ये इसका जवाब हम ऐसे करके लिख लेंगे। तो देखिएगा आपका बैक पे भी वही मार्क स्कीम आंसर्स होते हैं जो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके ये 3.2 इंटू 10⁻⁷। तो चाहे इसको आप बेशक इस तरह से ही फिलहाल रख लीजिए या उस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इस तरह करके। अच्छा बच्चों अब आते हैं जरा कि देखिए इसमें सेकंड पार्ट में वो कहता है, अब इम्पल्स हमारे पास कैलकुलेट हो चुका है। तो बच्चों राउंडिंग का उसूल उम्मीद है कि आपको अब बिल्कुल क्लियर होगा, बिकॉज अब हम ये तीसरी दफा समझो सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं इस पेपर के जरिए, ये लाजमन इस तरह चीजों को देखें। अब वो कहता है कि कैलकुलेट द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड टू द ट्रेन एज इट स्लोज डाउन। तो मुझे बताइए कि आपके पास अब इम्पल्स निकल आया हुआ है। देखिए इम्पल्स आपके पास अवेलेबल है, मैं एक मिनट इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अब राउंडिंग का उसूल क्या बताया था। सी इम्पल्स में अब आपने पिछले पार्ट का तो ये जवाब निकाल लिया, लेकिन जब आगे ये आंसर यूज होगा तो आप अनराउंडेड वाला 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला जवाब जो है वो यूज करेंगे। हमें फोर्स इसने फाइंड करने को कहा है कि आप इसमें ये एवरेज फोर्स ढूंढिए, और टाइम कितना लगा था इसमें, देखिए ये 80 सेकेंड्स जो उसने हमें दिए हुए थे। तो अब ये भी एसआई यूनिट्स में है, ये भी एसआई यूनिट्स में है, तो फोर्स ऑटोमेटिकली फिर न्यूटन्स में निकलेगा। तो इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला आप सब लोगों को याद है, एफ इंटू टी था। 2 फॉर्मूलाज हैं इम्पल्स के, एक चेंज इन मोमेंटम यानी एम वी माइनस एम यू, और एक इम्पल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। ये दोनों याद करने हैं आपने। तो अब इम्पल्स हमारे पास है 315000000, और इधर से फोर्स हमने फाइंड करना है, इनटू टाइम है 84। तो F विल बी 315000000 अपॉन 84 इज इक्वल टू F। तो देखिए F आपके पास ये कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा 315 डिवाइडेड बाय 84, तो ये 375,000 ये आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है जी। इसका मतलब है कि अगेन देखो हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर छाप के एज यूजुअल बच्चों इसको 380,000 न्यूटन्स इस तरह से हमने इसको ये जवाब, यूनिट्स इसमें जरूर लिखें, अगर आपको यूनिट्स नहीं दिए हुए तो यूनिट जरूर लिखना। और अगेन आपको देख रहे हो ना कि हर जगह 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हैं, तो आप 3 सिग्निफिकेंट तक छाप कर 2 सिग्निफिकेंट राउंड करेंगे। और देखिए यही पिछला आंसर जब आगे कहीं यूज होगा तो इसका अनराउंडेड वर्जन देखिए मैंने यहाँ पुट किया, और फिर उसको वही 3 सिग्निफिकेंट छाप के 2 तक राउंड किया, क्योंकि पूरे क्वेश्चन का ट्रेंड यही था। अब आपने क्या किया, जब इसका जवाब जाके हम चेक करेंगे तो सी इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि आपके पास देखिए इम्पल्स या फोर्स उसकी वही 39 जो है, एक सेकेंड, 3.9 इंटू 10⁻⁵ इसमें दिया हुआ है। देखिए 3.2 इंटू 10⁻⁷। अच्छा जी एक छोटी सी बात याद रखिए, देखें अब किसी एक पार्ट क्वेश्चन की वजह से ना हम अपना राउंडिंग का रूल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने देखा अब तक हर क्वेश्चन में मैंने यही रूल लगाया और मार्क स्कीम के मुताबिक ही यही आंसर आया, तो आगे पीछे हर जगह यही होता है। बहरहाल आप इस वजह से अपनी कॉन्सेप्ट को खराब ना करें। तो यही तरीक़ाकार होता है बच्चों कि आपने अगले पार्ट में जब ये वैल्यू यूज करनी है तो अनराउंडेड वाली यूज करना, और फिर उससे जो 3 सिग्निफिकेंट जवाब आए, मैं एक मिनट कैलकुलेटर पर दोबारा चेक कर लेता हूँ। सॉरी टाइम
80 सेकंड्स था। अच्छा नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ की है, सॉरी। हाँ 84 मैंने टाइम पुट कर दिया, सॉरी जी, 84 नहीं है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि ये रूल कैसे बदल गया। तो ये 80 ही आएगा। तो एक सेकंड आया, आई एम सॉरी, मैं इसको एक मिनट चेंज कर देता हूँ। तो आपके पास ये 84 नहीं था, इट वाज 80 सेकंड्स, क्योंकि देखिए जी इट टुक 80 सेकंड्स। तो ये गड़बड़ हुई है। बहरहाल रूल आपको क्लैरिटी से समझ आ चुका है। तो अब ये 315000000 डिवाइडेड बाय 80 है। तो ये गलती आपने शायद शुरू में ही पकड़ ली होगी मेरी। तो देखिए इसमें इसका आप कैलकुलेटर पे जवाब जो फोर्स का आ रहा है दैट इज 393। ठीक है, 393750 है, लेकिन मैं उसको 000 ही कर लेता हूँ। 3 सिग्निफिकेंट तक छाप कर अब इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर करेंगे, तो इसकी वजह से कुछ ऐड नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 390,000 न्यूटन्स। तो इसका मतलब है 390,000 न्यूटन्स जो है ये आपका जवाब है। तो अब सी बिल्कुल रूल्स के मुताबिक हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने टाइम गलत डाल दिया था, 84 बाय मिस्टेक मैंने वो वेलोसिटी यहाँ से देख ली थी। एक्चुअली टाइम तो इसका 80 सेकेंड है। अब देखिए वो कहता है, सी इन दिस क्वेश्चन इट सेज के सजेस्ट हाउ द शेप ऑफ द ट्रेन helps it to travel at high speeds। देखिए suggest how the shape of the train helps it to travel at high speeds। आपको देखिए जरा ट्रेन की बॉडी पे गौर कीजिए, क्या ये ट्रेन की बॉडी एक एरोडायनामिक शेप नहीं? देखिए ये ट्रेन की बॉडी अगर एक एरोडायनामिक शेप है तो ये जब एयर आएगी इधर से इसको हिट करने, तो इसकी स्लाइडिंग बॉडी की वजह से याद है ये इधर से एयर पार्टिकल्स ग्लाइड करके ऊपर से निकल जाएंगे, तो इसलिए ये हाई स्पीड पे फिर ट्रैवल करेगी ना। तो उसने सवाल पूछा है सजेस्ट हाउ द शेप ऑफ द ट्रेन हेल्प्स इट टू ट्रैवल एट हाई स्पीड्स, 1 मार्क। तो हमने इस बारे में ये बात पढ़ी थी फ्रिक्शन के टॉपिक कि जी ड्यू टू, देखिए ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक, ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक शेप, ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक शेप या स्ट्रीमलाइन, इसको ना अब स्ट्रीमलाइन बॉडी भी कहते हैं। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखना, ड्यू टू इट्स एरोडायनामिक शेप या स्ट्रीमलाइन बॉडी, उसकी जो बॉडी है इट रिड्यूसेस द ड्रैग या एयर फ्रिक्शन, इट रिड्यूसेस द ड्रैग या एयर फ्रिक्शन, एंड इसी वजह से ये इतना स्पीड अप कर। अगर आप इधर से इसका जवाब देखिए सी, तो इट इज समथिंग लाइक, वो कहता है कि reduces drag या resistance experienced by the train या more streamline। तो दोनों बातें हमने चलो बीच में इन्वॉल्व कर दी, ठीक है। अच्छा आगे वो कहता है, देखिए इट सेज कि the train took 80 seconds to reduce its speed from 84 meters per second to 42। कहता है the train took 80 seconds to reduce its speed from 84 to 42, explain why with the same braking force the train takes more than 80 seconds to reduce its speed from 42 to 0। देखिए 84 का हाफ होता है ना 42, 84 का आधा है 42। तो उसने सवाल में ये कहा, कहता है ट्रेन को 80 सेकंड्स लगे उसकी स्पीड को 84 से 42 में लाने के लिए। कहता है एक्सप्लेन करो कि क्यों विद द सेम ब्रेकिंग फोर्स। कहता है अगर उतनी ही ब्रेकिंग फोर्स लगाए तो अब ट्रेन मोर देन 80 सेकंड्स लेगी टू रीच फ्रॉम 42 टू 0। यानी 84 से 42 होने में 80 सेकंड्स लगे, तो उतनी ही ब्रेकिंग फोर्स कहता है अगर लगाएं तो क्यों 80 से ज्यादा सेकंड्स लगेंगे से 42 से 0 पे लाने के लिए। तो बच्चों इसका जवाब ये होता है कि देखें अब इसमें ना उसका सवाल को समझने की आप थोड़ी सी ये कोशिश करें कि जब उसकी स्पीड 84 मीटर्स पर सेकंड से 42 पे आएगी, तो देखिए उस वक्त तो उसकी स्पीड बहुत हाई थी। जब स्पीड हाई थी तो जाहिर है उस पर जो लगने वाली एयर फ्रिक्शन है या ड्रैग है वो भी बहुत ज्यादा होगी। अच्छा जब ये ड्रैग ज्यादा होगी तो अब जब वो कह रहे हैं कि स्पीड उसकी रिड्यूस हो गई 42 से 0 पे लाने के लिए, तो वो कहता है कि फिर क्यों मोर देन 80 सेकंड्स लग रहे हैं। तो देखिए इसलिए मोर देन 80 सेकंड्स लगेंगे कि जब स्पीड स्लो हो जाती है तो उस पर लगने वाली एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो कम लगती है, और जाहिर है जब कम एयर रेजिस्टेंस लगेगी तो फिर उसको ज्यादा टाइम लगेगा टू ब्रेक डाउन इट स्पीड टू 0। तो हम कहेंगे कि जी एट स्लोअर स्पीड्स इसलिए मोर देन 80 सेकंड्स लग रहा है बिकॉज एट स्लोअर स्पीड्स द एयर रेजिस्टेंस
या the air drag या the drag will be lesser. So at slower speeds the air resistance will be lesser. तो चूंकि वो lesser होगा इसलिए more time will be taken. तो 80 सेकंड से इसलिए वो ज्यादा टाइम जो है वो यहाँ ले रहा है। इसका जवाब अगर हम चेक करें तो सी इफ यू लुक बैक एट द मार्क स्कीम तो उसने कहा लेस ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस एट स्लोअर स्पीड्स। ठीक है, तो एक मार्क में तो सिंपली आपने इसका यही जवाब लिखना था। अब देखिए उसने अगले सवाल में कहा कि ऑन अ वेट डे द ट्रेन ट्रैवल्स अ ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप्स अलोंग द सेम ट्रैक। वेट डे है यानी उस पे मॉइस्चर है, तो आपको वो कह रहा है ट्रेन के ट्रैक पे, तो ग्रेटर डिस्टेंस कहता है वो लेता है रुकने से पहले अलोंग द सेम ट्रैक। द ट्रेन हैज द सेम स्पीड ऑफ 84 बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। सो जस्ट द रीजन फॉर दिस। तो यार वेट डे के ऊपर आपको पता है कि स्लिपरी कंडीशंस हैं, जाहिर है जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ नहीं जाएगा। वेट डे के ऊपर द ट्रेन ट्रैवल्स ग्रेटर डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप्स अलोंग द सेम ट्रैक, द ट्रेन हैज द सेम स्पीड ऑफ 84 एंड द ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो एक मार्क का सवाल है कि रीजन बताइए क्यों। देखिए ऑब्वियसली कि वेट डे के ऊपर द फ्रिक्शन बिटवीन, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, द फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रेन एंड द ट्रैक, between the train and the track is reduced. Between the train and the track is reduced. तो जाहिर है the train में स्लाइड, तो रुकने पे वो शायद ऐसे स्लाइड भी करे बिकॉज वेट कंडीशंस में फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो देखिए ये टोटल डायनामिक्स, काइनेमैटिक्स टाइप और मोमेंटम का मिक्स्ड एक सवाल था जिसके 8 फ्री के मार्क्स थे। तो उम्मीद है आपको अब ये बातें यूं समझ में आना शुरू होगी। अब देखिए जी ये जो सोलर पैनल का सवाल, ये बेसिकली बच्चों एक वर्क एनर्जी पावर का ये क्वेश्चन है और इसमें उसने थोड़ी बहुत थर्मल डाल दी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाली चीज करके। तो उम्मीद है आपको अब ये समझ आ गई होगी कि जहां बॉडी में टेम्परेचर राइज आता है किसी मास में तो हम उस पर एम सी डेल्टा थीटा लगाते हैं, और अगर किसी केस में बच्चों उसका मेल्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट तो फिर हमें उसका एनर्जी टू मेल्ट दैट सब्सटेंस ई इज इक्वल टू MLF के जरिए निकालनी होती है। और अगर किसी चीज में कोई सब्सटेंस मास बॉयल कर रहा है तो फिर उसमें एनर्जी नीडेड टू बॉयल इट अवे कंप्लीटली के लिए ई इज इक्वल टू MLV का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये हमने थर्मल फिजिक्स का सबसे लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग में, आप अगर पॉज करके उसको देखना चाहें तो एक बार फिर देख सकते हैं। तो वो कहता है कि अ सोलर पैनल रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन। देखिए कहता है एक सोलर पैनल है, ही रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन एट अ रेट ऑफ 5 किलोवाट्स। देखिए ये जो उसने सन से एनर्जी उसको मिल रही है, तो ये मैं डाटा इधर लिख लेता हूं कि ये 5 किलोवाट्स, असूलन इसको हमें वॉट्स में चेंज करना पड़ेगा, ये SI यूनिट्स नहीं है। तो ये 5 किलोवाट्स का मतलब है 5000 वाट्स। आपको पता है ना कि 1 किलोवाट में बेसिकली सी 1 किलोवाट इज 1000 वाट्स। तो 1000 के फिगर से मल्टीप्लाई किया, बिग टू स्मॉल जा रहे हैं तो फिलहाल चलो SI यूनिट्स के चक्कर में मैंने ऐसा किया। फिर आगे कहता है बच्चों थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोलर पैनल टू द वाटर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। देखो यार ये जो सोलर पैनल रिसीव कर रहा है एनर्जी फ्रॉम द सन, क्या ये इसका पावर इनपुट नहीं है? सी अब सन से सोलर पैनल को एनर्जी रिसीव हो रही है, तो ये तो उस सोलर पैनल में एनर्जी इनपुट हो रही है, पावर इनपुट हो रही है, सॉरी एनर्जी नहीं पावर इनपुट। तो वो कहता है थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोलर पैनल टू द वाटर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। तो देखिए इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो आ रही है 20%। ठीक है, तो कहते हैं कि सोलर पैनल से पानी को जो हीट मौसूल हो रही, सोलर पैनल पे अंदर वो पाइप्स हैं, वाटर पाइप्स, उसमें हीट उनको मिल रही है। तो कहता है कोल्ड वाटर ऑफ मास 15 kg। अब देखिए मास ऑफ द वाटर जो पैनल्स में पड़ा हुआ है वो 15 kg है, करेक्ट यूनिट्स हैं SI, चेंज नहीं करना। कहता है एंटर्स द पैनल एवरी आवर, तो टाइम कितना लग रहा है उसका, 1 घंटा, 1 आवर लग रहा है। कहता है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 4200 जूल्स पर केजी। ठीक है जी, और कहता है कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर। को अगर डेल्टा थीटा चाहिए
टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर, तो आपने ये कैसे फाइंड करना है, जरा ये देखिए। अच्छा बच्चों, अब देखिए आपको ये बात समझ में आ रही है कि उसने आपको ये सॉरी जूल्स पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा था कि देखिए वो कहता है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर। देखिए बच्चों, आपको मास गिवन है, आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, और आपको टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर चाहिए फॉर 4 मार्क्स। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, देखें इसमें ना आपको जरा अब तसल्ली से सोच कर काम करना चाहिए। मैं आपको जरा इसका स्टेप्स एंड प्रोसीजर बच्चों, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि देखिए सवाल को जरा हम गौर से पढ़ेंगे कि वो जो कह रहा है कि एक सोलर पैनल था, और देखिए सोलर पैनल में जरा ये देखिए, कहता है एक सोलर पैनल है, इट रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन एट अ रेट ऑफ 5 किलोवाट बेसिकली। अब देखिए ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, इधर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसका मतलब है हमने जवाब को 3 सिग्निफिकेंट फिगर छाप के 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड करना। सी इट सेज, कहता है थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोलर पैनल टू द वाटर विद एन एफिशिएंसी ऑफ 20%। अच्छा, ये तो आपके पास देखिए ना, कहता है सोलर पैनल रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन, तो ये तो वो सन से इस पे इनपुट हो रही है, तो ये पावर इनपुट हमने 5000 वाट्स, किलोवाट्स को वाट्स में चेंज करना जरूरी है। एफिशिएंसी जो है याद रखिए उस पैनल की 20% है। तो हम सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि देखिए स्टेप नंबर 1 में इस सवाल के अंदर आपको ये करना चाहिए कि परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के आपको पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट इनटू 100, परसेंटेज एफिशिएंसी चूंकि परसेंटेज में दी हुई है तो इसलिए इनटू 100 करना पड़ेगा। देखिए आपके पास 20% एफिशिएंसी है, पावर आउटपुट आप यहां से ढूंढ सकते हो, और पावर इनपुट को 5000 वाट्स, देखिए ये जो 5 किलो वाट्स है इसे 5000 वाट्स में चेंज करना जरूरी था। तो इंटू 100 से जब हमने किया तो 2 से कट हो गए, तो ये पावर आउटपुट जो है सी आपके पास पावर आउटपुट जो निकलेगा दैट विल बी 550 इंटू 20। तो ये 50 इंटू 20 कितना आता है, ये आता है 1000 वाट्स। इसका मतलब है कि उस सोलर पैनल से आउटपुट जो निकली पावर की दैट इज 1000 वाट्स। बच्चों आपको मालूम है, याद है 1000 वाट्स बेसिकली 1000 जूल्स पर सेकंड को कह रहे हैं। इसका मतलब है कि ये पैनल जो है 1000 जूल्स पर सेकंड पानी जो है वो हीट जो है वो पानी को दे रहा है। तो ये कितनी देर तक, कहता है कोल्ड वाटर ऑफ मास 15 kg एंटर्स द पैनल एवरी आवर। तो आप ये सोचिए कि देखिए अब स्टेप नंबर 2 में आप इसको यूनिटरी से भी कर सकते थे या फॉर्मूला ऑफ पावर ही लगा लें कि देखिए पावर आउटपुट, यानी अब वो पैनल जो है हीट एनर्जी ट्रांसफर जो पानी को कर रहा है वो एनर्जी अपॉन टाइम हम ढूंढ लेते हैं कि कितनी एनर्जी 1 घंटे में वो पैनल पानी को पहुंचाता है। तो पावर आउटपुट जो हमने निकाली उस पैनल की वो 1000 वाट्स थी, एनर्जी हम ये लगा लेते हैं और एनर्जी ढूंढ लेते हैं, और टाइम जो है, टाइम बच्चों एवरी आवर था, तो आपको पता है ना कि टाइम को भी 1 आवर को चेंज करना होता है इनटू एसआई यूनिट्स, 3600 सेकंड्स होते हैं हर घंटे में। तो आपके पास एनर्जी यहां से निकल आएगी सी, यहां से एनर्जी विल बी इक्वल टू 1000 इनटू 3600 सेकंड्स। तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो मिली है पानी को, देखिए पानी को जो एनर्जी मिल रही है वो मिल रही है 3600,000 जूल्स ऐसे करें। तब तक तो एग्जैक्ट जवाब चल रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जब आपके पास ये 3600,000 इस तरह से ये आ गई, ठीक है, ये थोड़ा मैंने डाटा देखिए खुला खुला बड़ा लिखा है। तो अब आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, देखिए एग्जाम में तो आपको 1 2 3 नहीं लिखना पड़ेगा, इस तरह बस कॉलम फॉर्म में आप चलते रहिए। तो स्टेप नंबर 3 जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब एनर्जी आ गई, तो ये वो एनर्जी थी जो 1 घंटे में उस पानी को मिली। तो E इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा का फॉर्मूला लगा के देखिए एनर्जी 3600
1000 है, मास उसका कितना है 15 kg। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि देखिए ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, अगर ये जूल्स पर केजी में है तो मास को केजी में रहने दो, अगर ये जूल्स पर ग्राम होता तो फिर मास को ग्राम्स में चेंज करके फॉर्मूला में पुट कर, ये उस रिकॉर्डेड लेक्चर में भी सारा लिखा हुआ है। तो ये 15 इंटू सी जो है पानी का 4200 है, और इंटू डेल्टा थीटा, देखिए उसने क्या कहा था कि कैलकुलेट द टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ द वाटर। तो अब डेल्टा थीटा आपके पास कितना निकलेगा, तो देखिए मैं यहां से इस जगह पे ये स्टेप कर लेता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3600,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4200। ठीक है जी, ये आगे ऐसे करके, तो डेल्टा थीटा आप कैलकुलेटर पे अब इधर से निकालोगे कि 3600,000 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4200, तो आपके पास आंसर आया 57.14, यानी डेल्टा थीटा विल बी 57.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि ये राउंड होकर 57 यूनिट्स डिग्री सेल्सियस दिए हुए हैं। तो देखिए तमाम वैल्यूज दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक थी, तो हमने क्या किया कि हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉपी करके ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ से इसको यूं ले आए। यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लैरिटी हुई भी है। अब देखिए जरा इसका बैक से मार्क स्कीम वर्जन अगर हम देखें, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको शायद लगे, लेकिन इस तरह से आपने ये इसको सॉल्व आउट करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने दिमाग में प्लानिंग बनाएं कि यार इसको हम क्या पहले ढूंढेंगे, फिर किस तरह से हम इसको लेटर ऑन निकालेंगे, तो कुछ ये वर्किंग और स्टेप्स इसमें यूं आने चाहिए। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज आपके पास ये निकल आया। तो इस तरह यू डील विद द फॉर्मूलाज, कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें। कहता है स्टेट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग द वाटर इन अ सोलर पैनल कंपेयर टू हीटिंग द वाटर इन अ कोल बर्निंग बॉयलर। देखिए फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है सोलर पैनल्स के थ्रू हीट करने का रादर दैन कोल बर्निंग बॉयलर में। एक सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये एक पोल्यूशन फ्री तरीका है, इससे पोल्यूशन कॉज नहीं होगी। तो वो जो कहता है कि एक एडवांटेज बताइए सोलर पैनल्स का रादर देन कोल बर्निंग। तो सबसे पहला एडवांटेज तो हमने यही बोला कि इट इज या इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। ठीक है जी, इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन। अब एक्सप्लेनेशन ये है इस बात की कि देखिए इधर एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, तो एनर्जी जो है इट कम्स फ्रॉम द एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन। ठीक है, एंड फॉसिल फ्यूल्स, इसमें कोल जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट बर्न। तो चूंकि ये बर्न नहीं किए जाते तो जाहिर है इसीलिए ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेंगे। ठीक है जी। और दूसरी बात डिसएडवांटेज क्या है एयर सोलर पैनल्स यूज करने का, कि सोलर पैनल्स यूज करने का एक नुकसान ये है कि देखिए सोलर पैनल सिर्फ डे टाइम में काम करेंगे और रात में नहीं करेंगे, लेकिन चलो वो तो एनर्जी स्टोरेज के हिसाब से भी चीज चलती है। बट हम इसमें ये कहेंगे कि जी इसकी जो कॉस्ट ऑफ वो है ना, इट इज एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। ठीक है, ये एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल है। अब ये इसलिए एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल है कि इसकी जो इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो जाहिर है थोड़ी सी हाई होती है। ठीक है, हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो ये जाहिर है कि एक इनिशियल कॉस्ट है, तो इसलिए इसका एक नुकसान ही होगा। तो इधर इसका मार्क्स की वर्जन में देखिए जवाब, कि देखिए वो कहता है रिन्यूएबल रिसोर्स है, नो एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दैट फॉलोज फ्रॉम एडवांटेज स्टेटेड, तो चले जनरली कह दिया। तो नॉट अवेलेबल, देखिए एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, नॉट अवेलेबल एट नाइट, विजुअल पोल्यूशन नीड्स अ सूटेबल रूफ स्पेस। ठीक है, तो ये वही बात होगी कि हाई कॉस्ट ऑफ इसकी जो इनिशियल आपकी वो आएगी। अच्छा जी, तो अब जरा देखिए देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन में वो कहता है कि फिगर 4.1 shows a liquid in glass thermometer without a temperature scale। देखिए इस पे कहता है कि टेम्परेचर स्केल नहीं बना हुआ। मैंने आपको याद है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की जो रिकॉर्डिंग
दी गई थी थर्मल फिजिक्स में, उसमें किसी भी थर्मोमीटर को जब आप कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसके 3 फेजेस होते हैं, याद है कि फिगर 4.1 shows a liquid in glass thermometer without a temperature scale. The liquid inside the thermometer has a melting point of -39 degrees Celsius. कहता है the liquid inside the thermometer has a melting point of -39 degrees Celsius. वो कहता है describe simple experiments to mark the positions of the fixed points on the liquid in glass thermometer. आप सबको बच्चों याद है कि fixed points of a thermometer दो होते हैं, एक होता है lower fixed point और एक होता है upper fixed point. लोअर फिक्स पॉइंट हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को और अपर फिक्स पॉइंट हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को. ये 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस है, ठीक है जी. दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आइस. तो जिस आइस पे जो जिस टेम्परेचर पे पिघलती है उस पॉइंट पर हम इसे लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं, और 100 डिग्री सेल्सियस जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है. तो उसने कहा डिस्क्राइब सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू मार्क द पोजीशंस ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट्स. खाली तो फिक्स्ड पॉइंट्स आपने जो मार्क करने हैं तो उसको हम कैसे जो है वो मार्क करेंगे, जरा ये देखिए. डिस्क्राइब करना है 4 मार्क्स के लिए उसका एक्सपेरिमेंट. तो जो सबसे पहले देखिए उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट ढूंढने के लिए हम उसे क्या करेंगे, वी विल प्लेस द थर्मोमीटर. देखिए हम इसमें लिखेंगे कि प्लेस द थर्मोमीटर इन प्योर मेल्टिंग आइस. ठीक है, इसको हम प्योर मेल्टिंग आइस में थर्मोमीटर को प्लेस करेंगे. एंड as soon as the ice starts melting, the level of liquid in the thermometer याद है it becomes stationary. The liquid level in thermometer becomes stationary, यानी वो रुक जाता है, it stops moving. ठीक है जी, stationary. तो we mark this point as lower fixed point, which is lower fixed point that is 0 degrees Celsius. फिर place the thermometer in boiling water. Place the thermometer in pure boiling water. ठीक है जी. तो the liquid level stops moving. ठीक है जी. तो mark this as 100 degrees Celsius, यानी the upper fixed point. मैं जरा बुलेट पॉइंट्स लिख रहा हूँ, आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो ये आराम से पूरा आ जाएगा. अपर फिक्स्ड पॉइंट. तो ये 4 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन उसने हमें इस तरह से ये दी हुई है. तो देखिए बड़ा सिंपल सा है कि लोअर फिक्स्ड पॉइंट को ढूंढने के लिए प्योर मेल्टिंग आइस में रखिए. देखिए इधर ये कह रहा है कि प्लेस इन मेल्टिंग आइस व्हेन द बीड हैज स्टॉप्ड मूविंग. बीड उस लिक्विड लेवल को ही कह रहा है, या तो कहता है मार्क करो उसको लोअर फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. फिर कहता है प्लेस इन स्टीम अबव बॉइलिंग वाटर. वैसे छोटा सा इसमें मैंने एक एरर किया है, इसमें यही हमें लिखना चाहिए कि प्लेस इट इन प्योर बॉइलिंग वाटर, नहीं, प्लेस इट इन स्टीम. याद है नोट्स में भी आपको बना के दिखाया था. तो प्लेस इट इन स्टीम अबव प्योर बॉइलिंग वाटर. तो प्योर बॉइलिंग वाटर में के ऊपर आपने रखना होता है उसको. याद है वो हाइप्सोमीटर का जो हमने एक केस पढ़ा था, सॉरी पीछे चला गया. तो प्योर बॉइलिंग वाटर में इसको आप ऐसे रख दें. तो उसको आप जैसे ही लिक्विड स्टॉप्स मूविंग तो आप उसमें यहाँ पे बोलेंगे सी व्हेन द बीड हैज स्टॉप्ड मूविंग मार्क एज द अपर फिक्स्ड पॉइंट, यानी 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो ये आपके पास ऐसे करके यूं आ जाएगा. अब जरा देखिए, कहता है बच्चों अ साइंटिस्ट इज मेजरिंग. देखें इसमें कोई मुश्किल बातें आपसे नहीं पूछेगा. मैं फिर कहता हूँ, थर्मल, वेव्स, ऑप्टिक्स, इजीएस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस आपने करके भी देख लिया. बहुत आसान बातें हैं और बहुत
लेस मार्क्स की तादाद इनमें से वो देता है अक्सर। ज्यादातर आपका सेक्शन ए ई स्ट्रांग होना चाहिए, और ये ऑप्टिक्स, वेव्स, थर्मल तो आसान। इनमें सीधी सीधी बातें जिनकी बेसिक्स हमने केमिस्ट्री के थ्रू, चैप्टर 2 के थ्रू बातें की हुई थी। तो वो कहता है कि अ साइंटिस्ट इज मेजरिंग टेम्परेचर एट द साउथ पोल, these temperatures have a minimum value of minus 90 degrees Celsius. कहता है state why the liquid used in the thermometer would not be suitable for this scientist. तो कहता है देखिए इसमें जो इस वक्त लिक्विड यूज हो रहा है, देखिए ये कहता है कि the liquid inside the thermometer has a melting point of minus 39. बच्चों आपको याद है कि मेल्टिंग पॉइंट को अगर आप ठंडा करते जाएं तो यही फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट, अब ये केमिस्ट्री में सारा आपने पढ़ा हुआ है, याद है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर माइनस 39 डिग्री सेल्सियस है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी तो उस लिक्विड का माइनस 39 ही होगा। अब कहता है कि जी साउथ पोल पे टेम्परेचर ही माइनस 90 है, तो सजेस्ट व्हाई दिस लिक्विड इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड इन दिस थर्मो। तो ये इसलिए बच्चों, ये इसलिए सूटेबल नहीं है ये लिक्विड, बिकॉज उसका फ्रीजिंग पॉइंट ही देखें, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऊपर आप टॉप लाइन में जाके पढ़ो तो वो माइनस 39 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये इस माइनस 39 पे फ्रीज कर जाता है थर्मोमीटर के अंदर पड़ा हुआ लिक्विड, तो सोचिए माइनस 90 पे तो ये सॉलिड किस्म का लिक्विड हालत में तो होगा ही नहीं। तो इसलिए ये सूटेबल नहीं है, बिकॉज इट विल नॉट स्टे, it will not be in liquid form, it will not be in liquid form at minus 90 degrees Celsius. ठीक है जी, as it freezes at minus 39 degrees Celsius. ये तो लिक्विड फॉर्म में होगा ही नहीं, तो फिर कैसे थर्मोमीटर में ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होकर वो बात बनेगी उस तरह से। तो इसलिए इधर फिर आपने इसमें लिखना है कि देखिए द बीट वुड नॉट बी इन लिक्विड, तो यानी ये लिक्विड फॉर्म में हो गई नहीं, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो इट विल सॉलिडिफाई। अब वो कहता है स्टेट अ डिजाइन चेंज that increases the sensitivity of a liquid in glass thermometer. देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स में से बातें थी और वीडियो लेक्चर्स में जो बताया था, increases the sensitivity, आपको बच्चों बताया गया था ना सेंसिटिविटी हम किस चीज को कहते हैं। सेंसिटिविटी इज द राइज इन लिक्विड, ठीक है जी, सेंसिटिविटी इज द राइज इन द लिक्विड लेवल फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आपने सेंसिटिविटी बढ़ानी है, यानी राइज इन द लिक्विड लेवल बढ़ाना है, तो आप बोर की जो डायामीटर है उसको क्या कर दें, बोर का डायामीटर जो है आप थिन कर दें। जितना आप उस जो ट्यूब है उसकी डायामीटर को पतला करोगे तो हर 1 डिग्री पे उसका जो राइज उसमें शो हो रहा है वो बहुत लार्ज। तो इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी के लिए आप इसमें लिख सकते हो कि यूज अ थिनर बोर, बोर कहते हैं उसके डायमीटर को, कि इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर कैसा होगा कि यूज अ थिनर बोर। आप जितना थिनर बोर यूज करोगे, यानी डायमीटर उस अंदर जिसमें लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में जो लिक्विड है उस ट्यूब का जो बोर है उसको थिन कर दें, तो फिर जाहिर है हर 1 डिग्री के लिए राइज जो है वो ज्यादा आएगी। अच्छा, अब वो कहता है कि state a design change that increases the range of a liquid in glass thermometer. अब रेंज जो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है, देखिए रेंज कहते हैं मेजरिंग स्पैन। जितना देखो बच्चों सेंसिटिविटी और रेंज, मैंने आपको जब हम रिकॉल्स में अगर हम जाएं तो मैंने आपको कहा था ना सेंसिटिविटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेंज। जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी जाहिर है उसमें राइज इन द लिक्विड कॉलम ज्यादा आएगा, तो वो थर्मोमीटर कम रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए इस्तेमाल होगा। इसके लिए आप अगर इधर पॉज करके जरा चैप्टर 2 के ऊपर जाओ, या चैप्टर 2 ऑफ थर्मल फिजिक्स जो था, रिकॉर्डिंग का पार्ट 2-3 में कहीं होगा, तो उसमें आपको ये बातें मैंने सारी सिखाएंगी। ठीक है जी, तो इंक्रीजेस द रेंज ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो रेंज बढ़ाने का तरीका ये है कि आप उसकी सेंसिटिविटी को कम रखें, यानी उसमें राइज इन कॉलम जो है वो कम आए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए डिजाइन चेंज का एक ही तरीका है, ज्यादा बेस्ट जब भी पूछे इंक्रीजेस द रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है, कि आप उस थर्मोमीट्रिक ट्यूब को आप एक लॉन्गर ट्यूब इस्तेमाल करें। देखिए जितना लॉन्गर ट्यूब यूज करेंगे उस पर उतनी ज्यादा ग्रेजुएशन फिट इन हो पाएंगी, और रेंज उसकी जो मेजरिंग स्पैन है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमने सारी उसमें डिटेलिंग की हुई है। अब डी पार्ट में वो कहता है
State the property of the liquid which ensures that the scale on a liquid and glass thermometer is linear. सवाल की अंग्रेजी देखिए, वो कहता है कि state the property of the liquid which ensures that the scale on the liquid and glass thermometer is linear. देखिए, लीनियर स्केल का मतलब ये होता है कि हर एक डिग्री में बराबर बराबर राइज वो शो करेगा। तो ये किस प्रॉपर्टी की वजह से ये मुमकिन है? ये इसलिए कि जो प्रॉपर्टी है इधर, ये इसलिए ऐसा होता है कि लिक्विड एंड ग्लास प्रॉपर्टी जो उस थर्मोमीटर की है, वो कह रहा है स्टेट अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड व्हिच इंश्योर्स दैट द स्केल ऑन द लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर इज लीनियर। लीनियर स्केल का मतलब ये बच्चों कि हर एक डिग्री के लिए जो राइज आ रहा है वो बराबर बराबर आ रहा है। तो ये इस प्रॉपर्टी की वजह से होता है कि जो लिक्विड यूज हो रहा है इट एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली। जो लिक्विड इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर्स के अंदर, उसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि इट शुड हैव यूनिफॉर्म एक्सपेंशन, इसलिए बराबर बराबर आपका लेंथ जो है उस केस में यूं राइज करेगा। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास इस तरह से इस डायग्राम के अंदर जो बात उसने की है ये वो है। अब जरा बच्चों देखो, कहता है फिगर 5.1 शोज, देखिए फिगर 5.1 शोज a wave, the crests of a wave approaching a barrier when the wave is reflected. देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, अगर आप इसको अभी पॉज करके रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को जाके क्विक सा रिकॉल देखें तो आपको ये सारी बातें उसमें मैंने कट कॉपी इसी तरह स्ट्रेट केसेस की फॉर्म में बना के दी हुई हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम इसमें आपको नहीं दिया हुआ कि देखिए ये यहाँ पे आपको मालूम है दीज आर वेव फ्रंट्स, इन्हें हम वेव फ्रंट्स कहते हैं। यानी ये वेव की वो पीक लाइंस हैं जो हमने इस तरह से बनाना सीखी थी, और इसमें मैंने आपको बताया था बच्चों कि इस जगह से देखिए इस जगह से लेके इस जगह तक का ये जो फासला है दिस इज कॉल्ड लैम्डा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में याद है लैम्डा ऑफ द वेव्स, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स एंड फ्रीक्वेंसी सब सेम होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में जब हम लाइटर टू डेंसर जाते हैं तो हमने पढ़ा था कि स्पीड कम होती है, वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स में पढ़ाया था। ठीक है, ये वही लाइट ऑप्टिक्स से निकली हुई कुछ चीज है। तो अब वो कहता है कि ऑन द फिगर 5.1 ड्रॉ 3 क्रेस्ट्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। देखिए 3 मार्क्स का सवाल है कि आपने 3 क्रेस्ट्स बनानी है, यानी 3 लाइंस वेव फ्रंट्स की बनानी है, बट रिफ्लेक्टेड वेव। देखिए इसमें आपको एक काम सिर्फ ये सिखाया था कि देखिए बच्चों इधर से आपने फुटरूलर के साथ इसी लाइन को क्या करना है, यहां से इस तरह से इसी फ्लो में आप इसको एक्सटेंड करो। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है आप इसको इसी फ्लो में यहां से एक्सटेंड करो। तो ये आपकी बेसिकली इंसिडेंट रे है एक तरह की, और ये सारी की सारी जो इधर बनी हुई है दीज आर ऑल इंसिडेंट वेव फ्रंट्स। तो देखिए यार आपने सिंपली एक काम ये करना है कि रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो आप इधर से फिर एक नॉर्मल रफली स्केच करके यूं खड़ा कर देंगे ऐसे। ठीक है जी, फर्ज कीजिए ये आपके पास एक नॉर्मल है, तो अब ये आपका जो एंगल होगा दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस तरह से करके। अच्छा अब देखिए बच्चों के जब ये रिफ्लेक्शन का कानून आपको याद है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां तक आ गया और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इधर तक आपके पास चला गया, तो ये आपकी कौन सी वाली रे होगी, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो ये वाला। अब आपने वैसे ना चूंकि ग्राफ स्केचिंग करनी है तो यहाँ से मर्जी है, अगर आप नाप तोल करके करते हो तो भी ठीक है, लेकिन इसमें आप इधर से जब यूं बनाते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नाप लो, 3 मार्क्स है तो क्विकली चले। एंगल ऑफ इंसिडेंस नाप के उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे आ गई। अच्छा बच्चों आपको याद है रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, इस रे के साथ इन वेव फ्रंट्स का हमेशा एंगल कितना कितना बनता है, 90 डिग्रीज बनता है। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आपके पास यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे आके बन रहा है, तो हम ये करने वाले हैं कि देखिए इधर से जब आप इसको यूं
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास ये आ जाएगा। तो व्हाट वी डू इज कि देखिए इधर से हमने अब रिफ्लेक्टेड रे के साथ भी इन वेव फ्रंट्स को परपेंडिकुलर ही बनाना। तो आप देखिए पहली पहली रे जो है आप इस तरह से इसको परपेंडिकुलर यूं दिखा के थोड़ा सा दूरी पे बेशक इसको ले जाइए। अब आपको याद है कि इधर से हमने बच्चों ये जो लैम्डा था, सी ये जो फासला है इन दो वेव फ्रंट्स का, इसको आप फुट रूलर से अगर नाप लें तो जितना ये आपके पास डिस्टेंस होगा उतना ही आप इधर से जाएंगे, और रफली तो नहीं करें बेशक, फुट रूलर से आप इस तरह का दूसरा बना लें और फिर आप फुट रूलर से इस तरह की एक तीसरी रे बना लें। तो उसने 3 वेव फ्रंट्स कही थी ना, तो उसने कहा था ना ड्रॉ 3 क्रेस्ट्स ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है देखिए यहां से अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स इस तरह से आ रही हैं तो टकराने के बाद जाहिर बात है कि वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स इसी तरह वापस जाएंगी। लेकिन आपने याद रखना है कि लैम्डा जो इसका जो लैम्डा है और इसका जो लैम्डा है वो बराबर होना चाहिए, और इधर भी एंगल 90 डिग्री का आपने रखना है। तो ये मैंने एक पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है वैसे तो आप इसको उधर से भी जाकर देख सकते हो, लेकिन इफ यू जस्ट लुक एट दिस तो देखिए ये उसने कहा था कि अब सी इसने कहा हुआ है इधर कि आप इसमें 3 वेव फ्रंट्स बनाएं पैरेलल टू ईच अदर, 2 वेवलेंथ सेम एज ओरिजिनल वेवलेंथ, 3 रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट वेव्स एट द बैरियर। तो आप बेशक इसको इधर भी बना सकते हैं वैसे तो। अच्छा यहाँ पे उसने देखो लिखा हुआ है कि 2 वेवलेंथ सेम एज ओरिजिनल बाय आई, तो उसने कहा सिर्फ आंख से देख के जो है वो आपका यूं होना चाहिए और सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो बाय आई देख के। अच्छा वैसे देखिए इसमें इसने तीसरा बोला हुआ है कि 3 रिफ्लेक्टेड वेव्स मीट इंसिडेंट वेव्स एट बैरियर। तो यहाँ पे ये जो 3 वेव्स हैं मैंने इनको देखिए थोड़ा सा दूर बनाया है, बट वो कह रहे हैं कि आप इसको इधर बना कर ले जाओ कि देखिए इसमें ना हम अब वैसे तो देखिए ये डायग्राम भी बिल्कुल सही है कि अगर आप इसको थोड़ा सा दूर पे दिखाओ तो ये जरा मिक्सअप नहीं होगा। हाँ रिफ्रैक्शन वाला जब भी केस पूछे तो उसको फिर उन्हीं के साथ इस तरह वाला केस जो बनाना सिखाया था, तो ये मैंने आपको ड्राइंग्स करना सिखाएंगी इस तरह से। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव्स ऐसे करके आप यूं बना सकते हो। तो ये बाय आए देख के कह रहे हैं, आंख से देख के बस नजर आ। अच्छा अब कहता है द वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 36 सेंटीमीटर्स एंड अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। देखो बच्चों ये यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी का ख्याल करना, अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो फिर इस वेवलेंथ को हमें मीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो वो कहता है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो आप फ्रीक्वेंसी को ढूंढने के लिए क्या करोगे कि सबसे पहला काम देखिए ये ब्लंडर हुआ होगा कईयों से, यार इस चीज का मसला हल करो कि 36 सेंटीमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है तो आपको 0 पॉइंट डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ये 0.36 मीटर्स है। देखे ना वेवलेंथ मीटर में होगा, स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है, तो फिर फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करके हम निकालेंगे तो v आपके पास 1.2 आएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास f आएगी और लैम्डा आपके पास आएगा 0.36। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये होगा 1.2 अपॉन 0.36। तो अब गौर कीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी आएगी 1.2 ओवर 0.36, तो ये कितना आ जाता है आपके पास, ये आएगा 3.33। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी विल बी 3.33 हर्ट्ज। अब देखिए हर वैल्यू दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो फिर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट छाप कर तो इसको भी हम 3.3 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ले आएंगे। तो फ्रीक्वेंसी के SI यूनिट्स आपको मालूम है दे आर हर्ट्ज, H कैपिटल Z स्मॉल। इफ यू लुक बैक एट द आंसर तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ये v इक्वल टू एफ लैम्डा में यही वो दिया हुआ है 3.3 हर्ट्ज इस तरह करके 3 मार्क्स। ठीक है, तो ये अब आपको उम्मीद है बच्चों ये क्लैरिटी बिल्कुल होगी होगी। तो सीधे सच इजी क्वेश्चंस, वेव्स हो या ऑप्टिक्स हो या कुछ भी, स्ट्रेट फ्रॉम द नोट, सीधी सीधी बातें। अब वो कहता है कि देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एन एको इज द नेम फॉर अ रिफ्लेक्टेड डैश वेव।
एको बच्चों याद रखिए हमेशा साउंड वेव, साउंड एको करता है तो आपने इसमें वो कहता है कि डैश वेव, तो ये कौन सी टाइप की वेव होगी? ये ऑब्वियसली साउंड वेव होगी, क्योंकि एको ज्यादातर साउंड वेव को ही हम करवाते हैं। तो देखिए इसमें साउंड वेव या अल्ट्रासाउंड, चलें साउंड वेव ज्यादातर जहन में आता है। अब वो कहता है नेक्स्ट में कि द वेव्स दैट फॉर्म एन एको आर अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए याद है साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ही होती है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव मोशन ऑसिलेट करते हैं, ये मैंने सिखाया भी था। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर मेड अप ऑफ डैश एंड रेयर फैक्शंस। देखिए साउंड हवा में हमने पढ़ा था ना, वो पूरा आपको उसमें मैंने वीडियो में भी बताया होगा कि ये साउंड जो है वो लिसनर से, सॉरी स्पीकर से लिसनर तक सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस के थ्रू पहुंचती। सीधी सीधी बातें कि कंप्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस के थ्रू साउंड वेव स्पीकर से लिसनर की तरफ पहुंचता है, तो ये कंप्रेशंस का वर्ड। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मुफ्त के नंबर है, आपको ये निकालता जा रहा है। तो वो अब ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने ये वेव्स का ये वाला काम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स उसके हैं। फिर v इज इक्वल टू एफ लैम्डा भी चैप्टर 1 ही में देखा। इसमें सिर्फ बस ये एहतियात करो कि अगर आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो फिर लैम्डा भी मीटर्स में होना चाहिए। हाँ, अगर ये स्पीड सेंटीमीटर्स पर सेकंड में होती फिर ये सेंटीमीटर्स में ही सही था, तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही निकलती। और साउंड वेव्स के बारे में हमने ये सारी तफसीलात इसकी देखी। अच्छा जी, देखिए उन्हीं में मैंने आपको जहां रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, उसी में आपने एक टॉपिक पढ़ा था जी, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने बात पढ़ी थी रिगार्डिंग द ये जो पेरिस्कोप और ऑप्टिकल फाइबर्स था उसके बारे में हमने ये चीज पढ़ी थी। तो ये पेरिस्कोप का डायग्राम है, देखिए इसको मैंने आपको ड्रॉ करना भी सिखाया था। कहता है दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट आर बिहाइंड अ वॉल। The incident ray on the light undergoes total internal reflection in the prisms. On figure 6.1, complete the path of the ray through the device to show that the ray as it emerges from the box. देखिए जी, आपको ये बात पता है कि यहाँ से जब ये लाइट रे, मैंने आपको बताया था ना, ये जब इधर जाके हिट करेगी तो ये बेसिकली सरफेस ऑफ द मीडियम है और ये इसका नॉर्मल है। तो ये लाइट रे तो सीधा नॉर्मल के ऊपर ही आके इंसिडेंट है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस याद है 0 डिग्रीज होगा। तो ये लाइट रे सीधा अनडिविएटेड पास थ्रू कर जाएगी और इस पॉइंट पे जाके, अब यहाँ पे देखो जितना इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ से ये सीधा इधर से जाकर यूं जाएगी। तो आप गौर कीजिएगा कि इधर से ये लाइट रे सीधा यूं जाती है, इधर से उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और इधर से अगेन देखिए अगेन यहाँ से वो इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका 0 है, तो इधर दोबारा देखिए सरफेस पे वो फॉल कर रही है ऐसे करके, तो इधर से भी इट विल पास स्ट्रेट थ्रू, और दोबारा इस पॉइंट पर देखिए ये आपका याद है क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल है, तो ये उसी एंगल पे वापस टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट बैक करके ये जाएगी इस ऑब्जर्वर की आंख में ये लाइट। तो इस तरह से याद रखिए कि इधर से इंसिडेंट रे यूं गया, यहाँ से ये यूं गया, और इधर से ये यूं गया आंख में। तो इस तरह से उसको ये रे उसमें हमने दिखानी। ठीक है जी, तो ये उसने कहा था कि कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू द डिवाइस एंड शो एज इट इमर्जेस फ्रॉम द बॉक्स। तो बॉक्स से इमर्ज करने का इसका जो जवाब है वो इस तरह ही था। तो उस पेरिस्कोप का डायग्राम एक बार आप समझिएगा, इधर से पॉज करके डायरेक्ट आप उस वीडियो पे जाएं तो आपको उसमें ये चीज बड़ी क्लियरली मैंने सिखाई। अब देखिए उसने यहाँ पे जो कहा हुआ है कि इंसिडेंट रे पासेस स्ट्रेट थ्रू, ray reflected through 90 degree at the sloping surface continues, ray reflected through 90 at the sloping surface, और ये इस तरह से करके यूं निकल आएगी। ठीक है जी, अच्छा आगे वो कहता है शो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद अ क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 इज 1.41। देखिए क्रिटिकल एंगल दिया हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए इसमें आपको क्रिटिकल एंगल की पूरी तफसील मैंने आपको समझाई थी कि वो कहता है क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास जो है वो 45 डिग्रीज है, तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। आपको याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, n इज इक्वल टू 1/sin c। अब हमने शो करना है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41,
तो देखिए ये 1/sin आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर पे देखिए 1 डिवाइडेड बाय sin 45। तो यार ये इतने सिंपल सिंपल सवाल आता है। तो सी इट इज 1.41। ये उसने इस तरह से हमें यूं दिया हुआ। तो एग्जैक्ट आप 1/sin 45 डिग्री मोड रख के देखो, आपका 1.41 ही शो हो रहा है। शो में तो सिंपली बस आपने, तो ये वो फॉर्मूला था, याद है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये मैंने आपको रिफ्रैक्शन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में इसमें ये सिखाया हुआ है। तो ये जाकर आप उसको एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, अब हम आते हैं। तो देखो बच्चों, टोटल अगेन कुछ 20, 22, 25 नंबर टोटल मिला के आपको उसने उसमें से दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 5 मार्क्स इसका ऑप्टिक्स का सिंपल सा सवाल था। ये तो मैं पेरिस्कोप भी आता है, वो भी सब पता है, ठीक है। ये 8 एक नंबर इसके थे और पीछे 8 एक मार्क्स आपको उसमें उसने इस थर्मल के दिए हुए हैं। तो 8 8 16 हो गए, 16 और 5 21 मार्क्स। तो अगेन देखिए 21 मार्क्स का आपका इसमें आउट ऑफ 80 21 मार्क्स आपके उसी सेक्शन में से हैं, और बाकी 59 to 60 मार्क्स आपके सारे उस पूरे सेक्शन ए और ई में से। तो इसलिए देखिए बार बार कह रहा हूँ कि जरा नोटिस करो ना ट्रेंड। पिछला 2021 में भी एग्जैक्ट 21 मार्क्स आउट ऑफ 80, इसमें भी एग्जैक्ट 21 मार्क्स आउट ऑफ 80। मतलब ये है कि कुछ 20-25 नंबर इसमें से आने और बाकी सारा जो है बाकी सेक्शन ए और ई है। बहरहाल पक्का सब कुछ करके जाइए, अब आपका इंशाल्लाह तसल्ली होनी चाहिए। ऊपर से ग्रेड थ्रेशोल्ड्स भी एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है यार। ऑलमोस्ट 40 आउट ऑफ 80 से कह लो आपका ए ग्रेड नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। तो बहरहाल 14 ही लेने आप कोशिश कीजिए, आपका स्कोर 60 तक को टच करे, 60 अबव जाए तो इंशाल्लाह ये स्टार्स तो पक्के हैं। बहरहाल जी ये आपकी थ्रेशोल्ड्स की सिचुएशन भी आपके सामने है। उम्मीद है इस चीज़ से आपको थोड़ी होप भी अच्छी मिलेगी, प्रैक्टिस भी अब अच्छी हो जाएगी। तो ये एक तरह से पूरा पूरा देखिए, मैं आपके साथ समझो तीसरी दफा सिलेबस रिवाइज कर रहा हूँ सारा, 1 to ऑल। अभी सुबह से हम ये जो रिकॉर्डिंग्स करते जा रहे हैं, तो ये आपकी रिवीजन के लिए, ठीक है जी। अच्छा, आप कहते हैं कि अ स्टूडेंट मेक्स अ ट्रांसफार्मर दैट यूजेस एन अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई विद एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 12 वोल्ट्स। कहता है एक स्टूडेंट है, ही मेक्स अ ट्रांसफार्मर दैट यूजेस एन अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई विद एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ 12 वोल्ट्स। देखिए आपको ईएमएफ जो है वो ईएमएफ दिया हुआ है इसका 12 वोल्ट्स, ठीक है, 12.0 है इनफैक्ट। अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं न्यूमेरिकल्स में ना, ये जो 12.0 कह रहे हैं, देखिए ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कहते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12.0 वोल्ट्स है टू इंड्यूस एन आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.0 वोल्ट्स। देखिए आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस उसका 2.0 वोल्ट्स। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर की जो स्टोरी थी, आपको याद है ट्रांसफार्मर मैंने कहा था ना बच्चों, सिंपल डीसी मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, इनका वर्किंग प्रिंसिपल, इनके डायग्राम, इनके फॉर्मूला वॉर्मूला जो भी हमने सीखा था, उन टॉपिक्स को जरा पक्का करें, बड़ा इन पे फ्रीक्वेंट सवाल आते हैं। कहता है कि a student makes a transformer that uses an alternating supply with an electromotive force of 12 volts to induce an output potential difference of 2 volts। आपको याद है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट प्राइमरी कॉइल पे भी इनपुट अल्टरनेटिंग करंट होता है और आउटपुट एट द सेकेंडरी कॉइल भी आपका अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई ही आउटपुट निकलती है, याद है जी। अच्छा अब उसने प्राइमरी पे 12 वोल्ट रखा हुआ है और वोल्टेज एट द प्राइमरी 12 वोल्ट है एंड वोल्टेज एट द सेकेंडरी 2 वोल्ट्स। अच्छा वोल्टेज अगर सेकेंडरी पे कम इंड्यूस हो रही तो क्या ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं? ये मैंने पूरा चैप्टर भी बच्चों अपलोडेड रखा हुआ है, डिस्पाइट हमने इसको ऑनलाइन में किया था, बट मैंने ये इसको अपलोड किया था कि इधर आप पॉज करके जरा यूट्यूब पे जाकर हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर देखिए, आपको उससे काफी क्लैरिटी होगी। तो अब कहते हैं द स्टूडेंट इज प्रोवाइडेड विद 2 लेंथ्स ऑफ इंसुलेटेड वायर एंड द यू शेप्ड पीस ऑफ आयरन। कहता है कंप्लीट एंड लेबल फिगर 7.1, complete and label figure 7.1 to show the transformer connected to the supply and the output from the transformer। वो कह रहा है complete the label 7.1 to show the transformer connected to the supply and the output from the transformer। तो आपने इसका आउटपुट और इनपुट ड्रॉ करके शो करना है। ट्रांसफॉर्मर्स की पिक्चर जरा आप याद कीजिए। देखिए हमने तो एक
लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर लिया था, वो जैसे एक मेटल फ्रेम सा होता है, बट इसने तो ये एक यू शेप्ड मेटल का आयरन का दिखाया। तो देखिए इसका जो ड्राइंग हम कंप्लीट करेंगे वो इस तरह से दिखा देते हैं कि इस पे ये जो प्राइमरी कॉइल है इस पे जरा बच्चों टर्न्स आपने ज्यादा दिखाने, क्योंकि देखें इनिशियली इसमें यहाँ पे आपके पास जो वो है, सी यहाँ पे मैं इनपुट सप्लाई ये दिखा देता हूँ, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आपने एज इनपुट देनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने 12 वोल्ट्स इस तरह रखी हुई, और सेकेंडरी कॉइल पे चूंकि 2 वोल्ट्स इंड्यूस हो रहा है तो आपने इसमें बस सिग्निफिकेंटली थोड़े टर्न्स ऐसे दिखाने, और ये आपके पास एसी सप्लाई आउटपुट है, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई आउटपुट यहाँ पे आपके पास इस तरह से यूं आ रहा है, एंड दिस इज 2 वोल्ट्स, ठीक है जी। तो इस तरह से 3 मार्क्स वो ये दे रहा है कि आपने, अच्छा इसकी लेबलिंग ये करनी है कि याद रखिए दिस इज गोइंग टू बी द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। दिस इज हाउ यू बेसिकली डू दिस। तो बच्चों देखिए ये इसका प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। अब वो कहता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द पीस ऑफ आयरन इन द ट्रांसफार्मर। देखिए ये जो आयरन का पीस होता है, ये याद रखिए कि जब इधर से ऑल्टरनेटिंग करंट मैंने बताया था एक राउंड में इधर और एक राउंड में इधर जाता है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है उसकी भी पोलैरिटी स्विच होती रहती है, लेकिन ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आयरन का पीस ही लिंक अप करता है बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इसका पर्पस क्या होता है बेसिकली कि इट लिंक्स, ठीक है, इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आयरन का पीस याद रखिए इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान, याद रखिएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान आपको ये एक लिंक प्रोवाइड करके दे रहा है। तो इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लिंक करते हैं। तो इसका जरा जवाब देखते हैं बैक पे क्या उसने पर्पस इसका दिया हुआ है। तो देखिए कहता है टू फ्रॉम लिंक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द, वो ताकि स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन द जो है सेकेंडरी बने। तो ये 2 मार्क्स उसने टू फ्रॉम दीज 3 बोला है। तो हम ये भी जरा एक पॉइंट और ऐड अप कर देते हैं कि इट लिंक्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कॉइल के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक। अच्छा अब जरा आइए, कहता है कि द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर। देखें बात स्ट्रेट सवालात पूछ रहा है तो इनको आप जहन में रखिए। तो कहता है द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ लैंप, द करंट इन द लैंप इज 100 मिली एम्पेयर्स। अच्छा आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर, देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो यानी आउटपुट था, ये जो एसी सप्लाई आउटपुट है, ये कहता है एक लैंप को कनेक्ट कर दिया। देखिए अब अगर ये लैंप के साथ कनेक्टेड है तो वो कहता है कि करंट इन द लैंप, यानी ये लैंप सेकेंडरी कॉइल के साथ लगा है ना 100 मिली एम्पेयर। तो मुझे ये बताइए कि जब ये आउटपुट सप्लाई जो है आपने लैंप के साथ कनेक्ट कर दी, तो आउटपुट वोल्टेज यानी वोल्टेज एट द सेकेंडरी आपके पास 2 वोल्ट्स है और करंट एट द सेकेंडरी आपके पास 100 मिली एम्पेयर। तो ये डाटा हमने लिख दिया। अब आगे वो हमें कहता है कि द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, कैलकुलेट द इनपुट करंट टू द ट्रांसफार्मर। देखिए इनपुट करंट जो ट्रांसफार्मर को हमने इधर दिया है, यानी ये वाला जो इनपुट करंट इस प्राइमरी कॉइल पे है, वो हमने इनपुट एट द प्राइमरी आईपी फाइंड करना है, करंट एट द प्राइमरी। और वोल्टेज एट द प्राइमरी आपको उसने दी हुई है, दैट इज 12 वोल्ट्स। तो देखिए वोल्टेज एट द प्राइमरी आपको 12 वोल्ट्स दी हुई है, करंट एट द प्राइमरी हमने ढूंढनी है। वोल्टेज एट द सेकेंडरी 2 वोल्ट्स है और आपके पास करंट एट द सेकेंडरी जो है वो 100 मिली एम्पेयर। तो देखिए हमें इधर जो जवाब है वो नहीं उसने बताया, तो इसलिए हम बेहतर है कि एसआई यूनिट्स फॉर्म में ही रखें इसको। तो लेट्स
तो बच्चों कहता है कि देखिए द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ लैंप, द करंट इन द लैंप इज 100 मिली एम्पेयर्स एंड द ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट। देखिए आप मुझे ये बताएं कि अब आपके पास वोल्टेज एट द सेकेंडरी जो है वो 2 वोल्ट्स है और करंट एट द सेकेंडरी जो है वो 100 मिली एम्पेयर्स। तो आप सबसे पहले तो इसको एम्पेयर्स में चेंज करें। आपको एक ट्रांसफार्मर्स का फॉर्मूला और प्रैक्टिस इसमें कराई गई थी। अब देखिए आपको मालूम है ना कि मिली एम्पेयर से एम्पेयर्स में आना, ऐसा यूनिट्स में रखें, डिवाइड बाय 100 को डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पेयर्स। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला के अंदर। फिर आप देखिए आपके पास इधर जो है वो मिसाल के तौर पे वोल्टेज एट द प्राइमरी जो है, देखिए वोल्टेज एट द प्राइमरी आपको 12 वोल्ट्स दी हुई है, ठीक है, और आपने करंट एट द प्राइमरी ये फाइंड करना। तो आपको फॉर्मूला याद है Vs ओवर Vp, मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये हमने किया हुआ है, आप लोगों को अगर याद हो Vs ओवर Vp इक्वल टू, याद है Ns ओवर Np, तो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक था, इक्वल टू Ip ओवर Is। याद आया बच्चों के? देखिए ये फुल फॉर्मूला था, ये वोल्टेज एट द सेकेंडरी ओवर वोल्टेज एट द प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एट द सेकेंडरी ओवर नंबर ऑफ टर्न्स एट द प्राइमरी इक्वल टू करंट ऑफ द प्राइमरी। देखो Vs ओवर Vp है ना, तो ये Ns ओवर Np है। V और N का तो एक ही जैसा, SS ऊपर ही आता है, PP नीचे ही आता है, लेकिन करंट के साथ उल्टा था कि करंट IP ओवर IS था। तो इस वक्त तो मुझे इन दो की जरूरत है, तो मैं यहां से फॉर्मूला लिखूंगा Vs ओवर Vp इक्वल IP ओवर IS। ठीक है जी। तो आपने इसमें क्या किया, Vs जो है वो 2 वोल्ट्स है, Vp जो है 12 वोल्ट्स है, यानी देखें ना वोल्टेज एट द सेकेंडरी 2 वोल्ट्स था, यहां से मैंने उठाया, और वोल्टेज एट द प्राइमरी जो है वो 12 वोल्ट्स था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एहतियात से सोचेंगे। तो अब आपने करंट एट द प्राइमरी को ढूंढना है, तो करंट एट द सेकेंडरी हमने कितना लगाया, करंट एट द सेकेंडरी जो है वो 0.1 लगा है, तो आईपी की वैल्यू फिर बच्चों कैसे निकालेंगे, सी आईपी विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.1 ओवर 12 भी लगेगा। ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 0.1 हो गया ये, और डिवाइडेड बाय 12 हो गया, तो ये आएगा 0.016। तो आईपी का मतलब ये हो गया कि ये 0.0166 दिया हुआ है, तो 0.0166। देखिए अब हर वैल्यू जो है ये आप देख रहे हो कि दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स पीछे से अगर आप देखें तो ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, इस तरह उसने हमें दिया हुआ था, तो हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स छाप कर अब आपने आईपी को जो है राउंड ऑफ किया 0.017 एम्पेयर्स, दो सिग्निफिकेंट तक ये ले आए, तो 0.017 एम्पेयर्स इसका फाइनल जवाब। देखिए इट्स ऑल अबाउट वही जो रिवीजन हमने चीजों की हुई है, तो उस तरह से ये काम ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये आ जाएगा बच्चों 0.017 एम्पेयर्स, वही फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक यही लगाया हुआ। अच्छा अब देखिए वो कहता है कि another transformer is used in a school laboratory to step down a main supply with a potential difference of 110 volts to 12 volts। देखिए आपने 110 वोल्ट से 12 वोल्ट पे लाना है उसे। कहता है दिस ट्रांसफार्मर इज माउंटेड इन अ मेटल केस, स्टेट एंड एक्सप्लेन एन एसेंशियल सेफ्टी फीचर रिक्वायर्ड फॉर दिस अरेंजमेंट। देखिए आपने अगर इस ट्रांसफार्मर को मेटल केस के साथ लगाया हुआ, तो आपको क्या पढ़ाया गया था कि मेटल केसेस जो हैं अगर क्या ना हो तो बच्चों आपको वो शॉर्ट सर्किटिंग वाला केस याद है जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर लाइव वायर कभी डैमेज होकर मेटल केस के साथ जुड़ जाए तो वो केस जो है लाइव हो जाएगा और यूजर को शॉक दे सकता, इसलिए उसको हमेशा अर्थ वायर से कनेक्ट करके जमीन में हमें लगाना चाहिए। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन एंड एसेंशियल, पहले स्टेट करना है, तो आपने बोलना है कि जी अर्थ द मेटल केस। ठीक है जी। अर्थ द मेटल केस एक्सप्लेनेशन क्या है कि in case the live wire touches the metal case, see the live, in case the live wire touches the metal case, तो क्या होगा कि अगर live wire touches the metal case तो in case the live wire touches the metal case, the earth wire will ground the charges। याद है, the earth wire will ground the charges। ये आपने
बात पढ़ी थी उस तरह से कि देखिए अब इसका मार्क स्कीम वर्जन क्या कहता है, जरा ये देखते हैं। तो सी इट सेज कि आपको मेटल केस जो है, ये मेटल केस अर्थ हुआ है, एंड इन केस द वायर फॉल्स ऑफ या इंसुलेशन फेल्स, लाइव वायर टचेस द केस, तो वही सारी बात शॉर्ट सर्किटिंग है। ठीक है जी, तो ये देखिए वही ट्रांसफार्मर का कट कॉपी पूरा एक सवाल ऐसे आ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि देखिए अ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी is a diode that emits light when there is a current in it. Draw a circuit diagram showing an LED connected so that it is lit in series with a battery and a fixed resistor. Use standard electric circuit symbols. तो देखिए बैटरी के साथ हमने जब उसको बनाना है, आप सबको मालूम है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसको तो हम बैटरी लेबल कर देंगे। ठीक है, ये आपको याद है कि ये एक स्विच होता है, मिसाल के तौर पे दिस इज अ स्टैंडर्ड स्विच जो हम लगाते हैं। उसने कहा है कि इनको सीरीज में लगाना है। सी वो एलईडी कहता है लिट होना चाहिए इन सीरीज विद द बैटरी एंड अ फिक्स्ड रेजिस्टर। तो ये जैसे मैं आपको वो लैंप का सर्किट कट कॉपी नोट्स में बनाया था, तो ये आपका वो फिक्स्ड रेजिस्टर आ गया। ठीक है जी, याद है सर्किट मेकिंग का एक टॉपिक हम करते थे। और एलईडी का सिंबल आप सबको बच्चों याद है कि एलईडी का सिंबल जो है वो लाइट एमिटिंग डायोड है, तो ये यहाँ से आउटवर्ड एरो होते हैं। एलडीआर पे इनवर्ड एरोज होते हैं और इस पे आउटवर्ड होते हैं। अब ये चूंकि उसने कहा था कि उनको हमने लिट दिखाना है, इन सीरीज दिखाना है, तो ये हमारा एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड है। ठीक है, और ये फिक्स्ड रेजिस्टर है, ये बैटरी स्विच विच सब आपके पास ये 4 मार्क्स। इसने अब देखिए किस बात के नंबर दिए हुए हैं, जरा ये देखिएगा ध्यान से कि देखिए उसने कहा कि टू सर्किट सिंबल्स करेक्ट, 3 सर्किट सिंबल्स करेक्ट हो तो दूसरा मार्क दे दो, सिंबल फॉर सेल, बैटरी और पावर सप्लाई, एलईडी करेक्ट वे राउंड। अच्छा, आपको याद है कि लाइट एमिटिंग डायोड को का करेक्ट वे लिट वाला डायरेक्शन क्या बताया था? सी मैंने डायोड्स में आपको ये बात बताई थी कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़ा हुआ है, याद है ये इसका लॉन्ग टर्मिनल जो है डायोड का, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, और ये छोटा वाला जो है ये इधर से नेगेटिव के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो तब एलईडी कंडक्ट करेगा और लिट होगा, करंट गुजरेगा तो लिट होगा। तो ये याद रखना, सही लगाना। लॉन्ग टर्मिनल इसका लॉन्ग पॉजिटिव टर्मिनल से, शॉर्ट टर्मिनल इसका शॉर्ट से, तो ये एलईडी कंडक्ट करता है और सर्किट स्विच ऑन होता है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए इसने तो फ्री के 4 मार्क्स उसने वो दिए हुए हैं। अब जरा देखो, कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एलईडी व्हेन इट इज लिट, तो V उस एलईडी के अक्रॉस 3.1 वोल्ट्स। ठीक है, और कहता है द करंट इन द एलईडी इज 0.030, तो इलेक्ट्रिक करंट उसका 0.030 एम्पेयर्स। और से देखो ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी 2 तक। तो अब कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, तो R को हमने तलाश करना है, तो यहाँ से V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगेगा, V इज 3.1, करंट जो है आपके पास 0.030 है, इनटू R, तो R की वैल्यू फिर कैसे निकलेगी, 3.1 डिवाइडेड बाय 0.030, तो ये आ जाएगा 103.33। तो हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही लिखेंगे, 103 ओम्स, जो कि राउंड ऑफ होके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 100 ओम्स ऐसे बनेगा। तो आई वॉचिंग के 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट, तो हम 3 तक राउंड कॉपी करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसे यूं कॉपी करेंगे। तो देखिए राउंडिंग के रूल्स अब आप देख रहे हो कि दे आर एग्जैक्टली द सेम एज इस तरह से आ रहा है। तो R इक्वल टू ये, तो फाइनल जवाब 100 ओम्स। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने 2 मार्क्स ये स्कोर कर लिए। अब वो कहता है कि देखिए फिगर 8.1 shows a power supply of EMF 10.5 volts connected in series with a lamp and a heater। अब ये लैंप है और ये आपको हीटर उसने दिया हुआ। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप इज 2.1 वोल्ट्स। देखिए लैंप के अक्रॉस अगर 2.1 वोल्ट्स हैं, द करंट इन द लैंप इज 1.5 एम्पेयर्स, तो वोल्टेज इतनी है लैंप में और करंट जो है उसमें 1.5 एम्पेयर्स दिया हुआ। देखो बच्चों बात बड़ी सिंपल है। देखिए उसने हमें कहा कि the figure 8.1 shows a power supply of EMF 10.5 volts। तो देखिए यार इस EMF तो याद है इस पूरी बैटरी का होता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, देखें अब हमने सब पढ़ा हुआ है। EMF इसका ये है, और गौर से देखो कि लैंप और आपको ये जो उसने दिया हुआ है लैंप और हीटर, देखिए हीटर इसमें इसको कह रहे हो, ये हीटर है और ये लैंप है।
तो देखिए लैंप के अक्रॉस वो कहता है कि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द लैंप एंड हीटर। तो ये जो ईएमएफ है बैटरी 10.5 वोल्ट्स, ये लैंप और हीटर के साथ सीरीज में लगी हुई। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप इज 2.1 वोल्ट्स। तो लैंप के अक्रॉस 2.1 वोल्ट्स है एंड द करंट इन द लैंप इज 1.5 एम्पेयर्स। तो करंट जो है लैंप के अंदर, देखिए लैंप में वोल्टेज 2.1 वोल्ट्स है और करंट जो है वो 1.5 एम्पेयर। तो हमें वो कहता है कि कैलकुलेट करो द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। तो मुझे ये बताइए कि रेजिस्टेंस आर ऑफ द हीटर जो है ये हम कैसे निकालेंगे। जरा गौर कीजिएगा कि V इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर है। तो अब आप ये सोचो कि वोल्टेज 2.1 है, अच्छा सॉरी अक्रॉस द हीटर मांगा है, तो एक मिनट, सॉरी अक्रॉस द हीटर मांगा है। बच्चों सबसे पहली चीज तो आप ये देखिए, देखें कुछ आपको सीरीज सर्किट्स के रूल्स मैंने पिछले पेपर में भी रिकॉल करवाए कि सीरीज में ना हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तमाम में से बिल्कुल एक जैसा गुजर। तो अब अगर देखिए लैंप में से, जरा ये देखना बात बड़ी अहम है, अगर लैंप में से 1.5 एम्पेयर गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि हीटर में से भी तो 1.5 एम्पेयर का करंट ही नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि सीरीज में करंट सारों में से सेम गुजरता है। देखो मैंने क्या आदत बताई थी, याद है, ये लेबलिंग की आदत जिस बंदे में है वो बंदा आसानी से इसको कर सकता है। तो अब ईएमएफ 10.5 वोल्ट्स है, तो देखो यार आपको पता है ना सीरीज में इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का सम 10.5 होगा। तो अगर 10.5 में से ये लैंप 2.1 वोल्ट खा रहा है तो फिर हीटर रिमेनिंग वही नहीं खाएगा। तो आपने 10.5 में से 2.1 इसने खा लिया, तो हीटर ने कितना खाना है, तो ये आप निकाल सकते हो 10.5 माइनस 2.1, तो ये आ जाएगा आपके पास 8.4 वोल्ट्स। तो ये 8.4 वोल्ट्स आपके पास ऐसे आ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 8.4 वोल्ट्स है तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए वो कहता है कि आपने फाइंड करना है द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर। तो मुझे ये बताओ कि रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर आर जो है ये कैसे फाइंड किया जाए। तो अब गौर करने की बात ये है कि देखिए आपके पास जितना लैंप में से करंट गुजर रहा था, सीरीज में चूंकि करंट सेम होता है तो वही करंट हीटर में से भी गुजरेगा। फिर देखो 10.5 वोल्ट्स में से आपको 2.1 वोल्ट्स जो है वो इसमें से लैंप खा गया, तो सीरीज में आपको याद है इसकी और इसकी टोटल वोल्टेज मिला के 10.5 होगा। तो 10.5 में से अगर 2.1 ये खा जाता है तो रिमेनिंग इसी को मिलेगा ना। अब करंट भी आ गया हीटर के अक्रॉस, वोल्टेज भी आ गई, तो क्या रेजिस्टेंस ढूंढ नहीं सकते हम। तो V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हीटर का रेजिस्टेंस मांगा है। तो ये 8.4 इज इक्वल टू करंट इसके ऊपर 1.5 है, रेजिस्टेंस R है, तो R विल बी इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय 1.5। देखिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे जनरली दो दो सिग्निफिकेंट फिगर सारी चीजें हैं, तो मैं रेजिस्टेंस को भी फिर उतना ही रखूंगा। तो 8.4 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आ रहा है 5.6। बाय द वे तो आई एग्जैक्ट, तो रेजिस्टेंस विल बी 5.6 ओम्स। तो आपने यहां से 5.6 ओम्स को ऐसे करके यूं लगा दिया। अच्छा जरा इसका हम जवाब चेक कर लेते हैं बैक से। बच्चों ये देखिएगा, आपको उम्मीद है कॉन्सेप्ट्स की इसकी रिवीजन अब इसमें मिलती जा रही है। तो देखिए इसमें ना उसने ये हमें इस तरह से 2 मार्क्स यूं दिए हुए हैं। तो रेजिस्टेंस जाहिर हमने डाटा में कैसे निकाली वो हमने उसकी वर्किंग वहां दिखा दी। अच्छा अब आगे कहता है, तो ये रेजिस्टेंस जैसे ही निकल आए तो आप इसको 5.6 ओम्स यहाँ पे लिखो। देखिए ये लेबलिंग की आदत मैंने कहा था बहुत जरूरी है, हर एक अप्लायंस की अपनी अपनी वो लगाओ। कहता है द पावर ऑफ द हीटर। बच्चों मुझे एक बात बताएं कि पावर फाइंड करनी है आपने, तो वोल्टेज अक्रॉस द हीटर लग रही है 8.4 वोल्ट्स। देखिए इसकी वोल्टेज भी पता है, इसकी करंट भी पता है, तो आपको करंट इसमें से गुजर के जा रहा है 1.5 एम्पेयर्स। तो अब पावर निकालनी है तो P इज इक्वल टू वी आई, बेस्ट फॉर्मूला है। तो वैसे और भी फॉर्मूलाज हमने पावर के पढ़े हुए थे, सब याद होने चाहिए। इक्वल टू आई 1.5 आ गया, तो P इक्वल टू वी आई जो है आपके पास वोल्टेज 8.4 है इंटू 1.5 ये आ रहा था।
तो 8.4 into 1.5 is 12.6। तो इसका मतलब है कि 12.6 छाप के देखिए हर वैल्यू दो दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर वॉट्स में छाप के अब इसको राउंड ऑफ किया है टू 13 वॉट्स। तो ये आ जाएगा आपके पास 13 वॉट्स। तो गौर कीजिए P इज इक्वल टू VI है और ये आ जाएगा 12.6 वॉट्स। तो चलो उसने अब अगेन उधर वही रखा हुआ है, लेकिन पीछे सब वैल्यूज का ट्रेंड देखिए तो आपको इसमें 13 वॉट्स ही लिखना चाहिए। ठीक है, तो जो एक असूल है उस तरह आप चलते रहिए ताकि कोई गड़बड़े अब इसमें ना हो। अच्छा बच्चों, आप जरा देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। तो ये लॉजिक गेट्स का भी चलें एक सवाल आ गया। तो अब मैं आपको बड़ा जबरदस्त इसमें तरीका बताऊंगा कि किस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। उम्मीद है आपने लॉजिक गेट्स का रिकॉर्डिंग भी देखी होगी। तो अब बहुत देखिए बच्चों, वो कहता है कि कंप्लीट द ट्रूथ टेबल शोन इन टेबल 9.1 फॉर नैंड गेट। बच्चों नैंड गेट का आपको पता है मतलब, मैंने बताया था नैंड गेट का मतलब होता है विच इज नॉट बिहेविंग लाइक एन एंड गेट। याद है, नैंड मतलब नॉट एंड गेट है। तो अब एंड गेट में जो बिहेवियर होगा, नॉट का मतलब है उसका ऑपोजिट आपने कर देना। ठीक है जी। तो नैंड गेट का मतलब है कि दिस इज नॉट बिहेविंग एज एन एंड गेट। अब एंड गेट में बिहेवियर क्या होता है कि आप हमेशा, याद है प्रोबेबिलिटीज के थ्रू हमने एंड के वर्ड में याद रखा था ना, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब एंड गेट में आप इनपुट्स को मल्टीप्लाई करते हो टू गेट दी आउटपुट, राइट। बट अब जो भी आउटपुट आएगा नॉट गेट उसको ऑपोजिट कर देगा। तो अब वो कहता है कि कंप्लीट द ट्रूथ टेबल फॉर दिस। अब देखिए बच्चों, एंड गेट क्या करता है कि इनपुट्स को मल्टीप्लाई करता है। अब देखिए इनपुट 0 into 0 का जवाब असूलन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी आपने एंड गेट में मल्टीप्लाई करना है, 0 into 0 इज अ 0। लेकिन चूंकि ये नैंड गेट है तो 0 का ऑपोजिट यहां 1 आ जाए। ठीक है। फिर इसी तरह से अब देखिए 0 into 1 इज अ 0। नॉट एंड का मतलब यानी एंड में जो बिहेवियर है आपने उसका ऑपोजिट करना। तो आप गौर कीजिए कि ये 0 into 1 इज अ 0। तो 0 का ऑपोजिट ये 1 आ जाएगा। फिर गौर कीजिए कि ये 1 into 0 इज अ 0 और ये उसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1 into 0 इज अ 0, तो उसका ऑपोजिट ये 1 आ जाएगा। क्योंकि नैंड गेट का फीचर देखिए ना, आप बेशक इसको पॉज करके वो लॉजिक गेट्स वाली एक दफा क्विक सी दोबारा देख लो तो आपको ये बातें उधर से सिखाई थी कि नैंड गेट इज व्हाट एंड गेट का जो ऑपोजिट बिहेवियर शो कर। तो एंड गेट में जो भी मल्टीप्लाई करके आउटपुट आएगा, नैंड गेट उस आउटपुट का ऑपोजिट करेगा। तो आप 0 into 0 इज 0, 0 का ऑपोजिट 1। 0 into 1 इज अ 0, 1 का 0 का ऑपोजिट इज अगेन अ 1। 1 into 0 जो है वो आता है 0। अब एंड गेट तो यही करता है कि इन्हें मल्टीप्लाई करता है और जो जवाब आए नॉट गेट उसको ऑपोजिट कर दे। फिर इसी तरह 1 into 1 शुड बी अ 1, बट क्योंकि नॉट नैंड गेट है तो ये उसका ऑपोजिट ऐसे 0 कर देगा। तो गौर कीजिएगा, ये तफसील से बस एक दफा आपको रिवीजन हो जाए तो फिर इसको इजीली किया जा सकता है। तो C111 यानी हमारे जवाब में ये 111 और 0 आना चाहिए। फिर बच्चों जरा गौर से देखिएगा, देखिए मैंने आपको इस तरह का एक पास पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी एग्जैक्टली करवाया जो वो नोट्स में ही था आपको सवाल में। अब देखिए उसने कहा कि द सर्किट शोन इन फिगर 9.1 कंटेन्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट लेबल्ड X एंड Y। देखो बच्चों ये X कौन सा टाइप का गेट है ये चलो तो बाद में देखते हैं, लेकिन इनके इनपुट A और B है। देखो X वाले गेट का जो इनपुट है वो A वाला और B वाला। A और B उसके इनपुट्स हैं और C आउटपुट है। तो A और B उसके इनपुट्स हैं और C उसका आउटपुट है।
जरा वैसे बताइए कि ये एक्स गेट किस टाइप का है, वैसे पहचान लेते हैं। देखिए 0 और 0 का रिजल्ट 0 आ रहा है, तो ये पहले ट्राई मारते हैं जरा 0 इंटू 0, तो 0 हो, शायद ये एंड गेट। बट 0 इंटू 1 0 होता है ना, बट इधर तो 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ऐड हो रहे हैं। 0 प्लस 0 शुड बी अ 0, 0 प्लस 1 should be a 1, 1 plus 0 is a 1, 1 plus 1 is a 1। कंफर्म हो गया कि आपका ये जो x है ये और गेट है। और गेट में याद है प्रोबेबिलिटी की तरह और गेट में हम इनपुट्स को क्या करते थे, और गेट में हम इनपुट्स को ऐड करते हैं टू गेट द आउटपुट। तो ये देखो उस पर फिट बैठ रहे हैं ना, कि पहले तो ये देखो ना कि x का गेट के इनपुट्स कौन है, a और b, और आउटपुट उनका c है। तो इसका मतलब है a और b उसके इनपुट्स हैं और c उसका आउटपुट है। तो मैंने वैसे सोचा है कि 0 इंटू 0 तो 0 हो सकता है, बट 0 इंटू 1 तो 0 होता है, ये तो 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 0 प्लस 0 0 आ रहा है, 0 प्लस 1 इज अ 1, 1 प्लस 0 इज अ 1 एंड 1 प्लस 1 इज अ 1। तो x हमें समझ आ गई कि यार ये ऐड हो रहे हैं ना, चूंकि दोनों a प्लस बी, यानी ये दोनों इनपुट्स ऐड होकर ये आउटपुट c दे रहे हैं। तो इसमें समझ आ गई कि x जो है वो यकीनन और गेट। ठीक है। अब कंप्यूटर्स वाले तो इसमें काफी एक्सपर्ट होंगे। बायोलॉजी स्टूडेंट्स को भी मैंने, जो आईजी से फिजिक्स अपेयर कर रहे हो, उनके लिए काफी इजी कर दिया इसमें। उन लेक्चर्स में जाकर देखिएगा, आपको दोबारा से एक दफा रिकॉल होगा, बहुत आसान। इसमें टोटल आपने बस 4-5 गेट्स का कॉन्सेप्ट जरा समझना है। अच्छा, इसी तरह से अब जरा देखो बच्चों कि ये जो y है, ये y वाला गेट जो है, अच्छा अब देखो एक बात याद रखो कि अगर x का गेट इधर और गेट है, तो ये x भी तो जाहिर है वही गेट है, और गेट ही होगा। लेकिन अब जरा पहले y को पहचानते हैं। देखिए y के यही दो सिग्नल्स, a इधर भी इनपुट है और b इधर भी है। तो मैं अगर इधर से इसके इनपुट्स देखूं तो ये a आ रहा है और ये b वाला इनपुट आ रहा है, और इनका आउटपुट d है। देखिए ये y गेट के इनपुट्स यही वाला a का और b का, ये दोनों उसके इनपुट्स हैं, और ये d उसका आउटपुट है। तो a और b इनपुट्स हैं, सी a एंड b आर द इनपुट्स, एंड d उनका कौन है, ये आउटपुट है। तो याद रखिएगा बच्चों कि इसमें a एंड b इसके इनपुट्स हो गए, और d इसका जो है वो आउटपुट होगा। तो a एंड b आर द इनपुट्स एंड d इज गोइंग टू बी द आउटपुट। तो एक बात याद रखिए कि इसमें a एंड b आर द इनपुट्स एंड d इज गोइंग टू बी द आउटपुट फॉर द y गेट। तो जरा गौर करो अब इसका, वैसे ट्राई 0 इंटू 0, देखिए 0 इंटू 0 इज अ 0, बट ये इधर 0 ही आ रहा है। चले पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 0 इंटू 0 वाकई में देखते हैं d पे 0 ही आ रहा है। 0 इंटू 1 वाकई 0 आ रहा है। 1 इंटू 0 वाकई 0 आ रहा है। हमेशा पहले ना एंड और का सोचा करो। फिर देखिए बच्चों के ये 1 इंटू 1 इज अ 1। तो कंफर्म हो गया कि ये y जो है यकीनन एंड गेट था। क्यों एंड गेट था? क्योंकि देखो मैं जब इन दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो d का आउटपुट सेटिस्फाई कर रहा है टेबल। अब गौर करना कि देखो आपके पास ये जो c का इनपुट है, अब ये x इस वाले गेट के लिए, अब यहां से यही c का सिग्नल इधर तक आ रहा है, सिग्नल उठ के इधर आ रहा है, तो फिर हम e के टेबल फिलिंग आराम से कर सकते। तो पहले तो वो देखो कहता है कि फिगर टेबल 9.2 डिड्यूस द नेम ऑफ द लॉजिक गेट y। देखिए ये लॉजिक गेट y जो है अभी हमने निकाल लिया कि इस लॉजिक गेट y का
एंड जो है वो कहता है रिंग योर आंसर फ्रॉम दैट लिस्ट। तो मुझे तो ये एंड गेट लग रहा है और ये एंड ही है वाकई में। तो इफ यू लुक बैक तो सी इट इज एंड गेट। ठीक है, तो ये आपका एंड गेट ही है। अच्छा, इसी तरह से अब वो कहता है कंप्लीट द ट्रूथ टेबल इन द फिगर 9.2। मुझे ये बताइए बच्चों कि आपने इस ट्रूथ टेबल को फिगर 9.2 में ई वाले खाने को कंप्लीट करना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि देखिए अब हमें उसने ये जो बात इधर दी हुई है जरा इसको समझिएगा। देखिए ये सी का जो आउटपुट था वो इस एक्स के लिए दोबारा इनपुट बन गया और इधर से ये डी का आउटपुट इधर के लिए इनपुट बन गया। तो अब सी और डी इनपुट्स हैं और ई उसका आउटपुट है। और ये एक्स गेट हमने शुरू में ही पहचान लिया था कि और गेट है, तो ये भी तो और गेट ही होगा। तो सी और डी के इनपुट्स को अब आप यूज कीजिए। देखें ये सी का इनपुट है और ये डी का इनपुट है और आपने इनका आउटपुट ई निकालना और ये और गेट है एक्स। तो ये इनपुट्स के साथ क्या सलूक करेगा कि आपने सी और डी और गेट में प्लस करना होता है टू गेट द आउटपुट। तो 0 + 0 विल बी अ 0, 1 + 0, देखिए 0 + 0 इज अ 0 लिख दिया हमने, 1 + 0 इज अ 1, 1 + 0 इज अगेन अ 1, 1 + 1, लॉजिक गेट्स में 1 + 1 को 1 ही मानते हैं, 2 नहीं लिख देते। हमने इस तरह लॉजिक गेट्स को कंप्लीट किया। तो इसका ये देखिए उसने जो कहा कि फर्स्ट 2 लाइंस ऑफ ई 0 1 है। तो देखिए ये आपके पास फर्स्ट 2 लाइंस 0 1 और कहता है लास्ट 2 लाइंस भी 1 and 1। तो ये आपके पास इस तरह से ये जवाब यूं निकल आएगा। अब जरा बच्चों देखिए उसने कहा कि देखिए वो कहता है, सुनिएगा जरा, कहता है देयर इज अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर्स इन द कॉपर वायर। तो करंट जो है वो 3.0 एम्पेयर्स। कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द कॉपर वायर एवरी 60 सेकेंड्स। आपने हर 60 सेकेंड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फाइंड करने। ये 2020 में भी याद है एक सवाल इस तरह का था। और कहता है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो आप बच्चों एक बात पे गौर कीजिए कि इसमें अब हम क्या कर, देखिए ये जो आपके पास आ रहा है इसमें भी -19 कूलम्स ये जो दिया हुआ है इसमें। देखो गौर करो बच्चों कि इसमें आपको ये देखना है कि करंट आपको 3 एम्पेयर्स का दिया हुआ है, टाइम आपको इधर से 60 सेकेंड्स का दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो स्टेप 1 में याद है कि टोटल चार्ज कितना पास हुआ। करंट 3 एम्पेयर्स है और टाइम 60 सेकेंड्स है। तो आपके पास इसका मतलब है ये 180 कूलम्स का चार्ज गुजर रहा है। अब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। देखिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आता है। तो फिर 180 कूलम्स जो है ये एक्स इलेक्ट्रॉन्स पे ही हमारा चार्ज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर 180 कूलम्स ये कितना होगा, तो 180 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये इक्वल टू आ जाएगा, आप देखिए इसका जवाब 1.6 था। दो सिग्निफिकेंट फिगर है तो फिर यहाँ पे हम इसको जवाब लिख देंगे 1.12। 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम इसको छाप के ये इतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बट इसको राउंड ऑफ करेंगे टू 1.1 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है 1.1 × 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गुजरे होंगे फिर इस पूरे सर्किट तार में से। ये रिपीटेड एग्जैक्टली एक न्यूमेरिकल टाइप है। अब तक जितने भी देखिए हमने न्यूमेरिकल्स किए सब उस फॉर्मेट के हमने इसमें देखे हुए।
ये देखिए Q इक्वल टू IT इन एनी फॉर्म, पहले कहता है 180 कूलम्स निकालो, फिर 3 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताई हुई है उसने, 1.1 × 10 पावर 21। बच्चों अब आपको राउंडिंग का रूल बिल्कुल पक्का समझ आ गया कि देखिए इसमें तमाम वैल्यूज जो थी वो देखो ना, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, तो हमने इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक छाप के फिर 2 सिग्निफिकेंट जवाब लिखिए। अनराउंडेड ये वाला इस्तेमाल होना चाहिए। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10th में वो कहता है, देखिए अब इस 10th सवाल में वो ये कह रहा है कि सोर्स, the radioactive source emits alpha particles, beta particles, and gamma rays. There is a very strong magnetic field between the north pole and the south pole of the magnet. तो देखिए सवाल ये है, कहता है फिगर 10.1 shows a vacuum tube with a radioactive source. ठीक है, ये वही वैक्यूम ट्यूब है, रेडियो एक्टिव सोर्स है, और इधर उसने कहता है radioactive source emits alpha, beta, and gamma. There is a very strong magnetic field between the north and the south pole of the magnet. तो ये 2020 में भी मैंने आपको सुबह डिस्कस किया था, और अब इस तरह से एक और भी हम कर रहे हैं। तो कहता है the lead cylinder has a narrow central hole. State and explain the effect of the lead cylinder. तो देखिए बच्चों, इसमें आपको उसने कहा ना कि the source emits alpha, beta, gamma, तीनों emit कर रहा है। मुझे ये बताइए कि फिर स्टेट और एक्सप्लेन करना है इफेक्ट ऑफ द लेड सेल। तो बच्चों इसमें आपने कहता है कि द लेड सिलेंडर हैज अ नैरो सेंट्रल होल, स्टेट एंड एक्सप्लेन सोर्स से रेडिएशंस हर डायरेक्शन में क्या होती हैं, एमिट होती है। लेकिन इस सिलेंडर का इफेक्ट ये होगा कि ये सारी रेडिएशन जो है ना एक बीम की सूरत में, एक नैरो बीम की सूरत में अलाइन हो जाएंगी, और जितनी भी रेडिएशंस ये लेफ्ट राइट एमिट हो रही थी, इनमें से कम ये अल्फा बीटा जो है, और ये चूंकि एक लेड सिलेंडर विद नैरो सेंट्रल होल है, तो बाकी जो स्प्रेडिंग रेडिएशंस हैं उनको ये सिलेंडर एब्जॉर्ब कर ले। तो 2 मार्क्स के लिए देखिए हम इसमें ये लिखेंगे कि द रेडिएशंस विल फॉर्म अ नैरो बीम। ठीक है, ये एक नैरो बीम की सूरत में जाएंगी, एंड rest of the radiations, yeah, the spreading radiations will be absorbed. तो जितनी radiations ऐसे spread हो रही हैं, they will be absorbed. इस तरह से ये सारी radiations जो हैं absorb हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इसने कहा कि beam narrow और straight in one direction हो जाएगा, और radiation in other directions will be absorbed. ठीक है जी, तो ये सिंपल देखिए, थोड़ा सा बस रीडिंग पेज तेज रखना, बातों को स्ट्रेट अवे सोचकर फिर फौरन उसको इंटरप्रेट करना है। तो अब वो कहता है, describe the path of alpha, beta, and gamma rays as they pass through the magnetic field. Describe the paths of the alpha, beta, and gamma as they pass through the magnetic field. बच्चों अल्फा बीट 2 मार्क्स की डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो हमने उनका पाथ एक्सप्लेन करना है। तो देखो गैमा रेस का तो हमें 2 मार्क्स का पता है कि, अच्छा उसने सवाल में क्या बोला है, डिस्क्राइब द पाथ्स, और फिर कहता है एक्सप्लेन योर आंसर। चलो एक मिनट, मैं सबसे पहले तो अल्फा पे आता हूं कि अल्फा जो है उनका पाथ कैसा होगा। आपको बच्चों मैंने वो YouTube पे एक रिकॉर्डिंग भी इसकी लगा दी है कि फोर्स ऑन द रेडिएशंस किस तरफ लगती है, उसके लिए आपको फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना पड़ेगा। तो आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ही लगाओगे टू गेट द रेडिएशंस। अब आपने ये सोचना है कि देखिए इसमें आप जब रेडिएशंस की बात करते हो, तो
अल्फा रेडिएशंस चूंकि एक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई वाली शक्ल है, तो आपको याद है इसमें हमें डायग्राम को ऐसे फेर के बैठना पड़ेगा नॉर्दर्न पोल पे आके। तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, तो ये जो इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, इसको नॉर्थ से साउथ में अलाइन करें। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को ऐसे फेर के मैग्नेटिक फील्ड इसकी नॉर्थ से साउथ में ले आओ। और आपको याद है कि अल्फा रेडिएशंस जो है वो करंट की डायरेक्शन ही है। देखिए अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिस तरफ मूव करता है आप उसको करंट की डायरेक्शन ही मानो। तो और सेकंड फिंगर को आपने इस तरफ अलाइन करना। तो आपने नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड वाली उंगली को इस तरह नॉर्थ से साउथ ले जाना है। ठीक है, कॉपी को आप बेशक फेर दो, नॉर्थ पे बैठकर लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। ठीक है जी, और मैग्नेटिक फील्ड की उंगली तो नॉर्थ से साउथ ले जाओ, और अल्फा पार्टिकल्स की जिस तरफ अल्फा पार्टिकल जा रहा है वही समझो करंट का डायरेक्शन है, क्योंकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो करंट की उंगली को ऐसे आप अलाइन करो अल्फा की डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो फिर थंब किधर इशारा कर रहा है? थंब आपका टुवर्ड्स द छत, रूफ की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसका मतलब है ये आउट ऑफ द पेज। तो अल्फा पार्टिकल जो है जी ये डिफ्लेक्ट होगा। उसने कहा ना डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स will move, alpha particles will move out of the page। ठीक है जी, एक मार्क आउट ऑफ द पेज का हो गया। तो इसकी जो रीजंस लिखनी है वो हमने क्या लिखनी है? तो अल्फा पार्टिकल्स विल मूव आउट ऑफ द पेज since they are positively charged, so according to लेफ्ट हैंड रूल उन पे फोर्स उस तरफ ही लगेगी। ठीक है। अच्छा, बीटा पार्टिकल्स पे याद रखिए बच्चों, अल्फा की अगर समझ आ जाए, बीटा उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाता है। तो अल्फा पार्टिकल्स अगर आउट ऑफ द पेज आ रहे हैं तो बीटा बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाएगा। उसके लिए हम लिखे, तो देखिए बीटा पार्टिकल्स के लिए आप लिखो कि जी बीटा पार्टिकल्स विल मूव ऑपोजिट टू अल्फा, यानी जिद बात कर लेंगे they will move exactly opposite to alpha particles, means ये इस वक्त कहाँ जाएंगे? अगर वो आउट ऑफ द, ये means into the page जाएगा। बिकॉज जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है जी, तो बीटा जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा, अब जरा देखिए कि ये जो गैमा रेज ये किधर की तरफ जाएंगे। तो देखिए गैमा रेज के लिए तो आपको पता है कि सिंस दे आर न्यूट्रल, so they will not be deflected by the magnetic field. They will not be deflected by the magnetic field। ठीक है जी, तो they will not be deflected by the magnetic field,
ये इसका जी इस तरह से जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ ये आपका जी पेपर पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जीसीई स्टूडेंट्स प्लीज आप भी इसको जरूर देखिए, क्योंकि देख रहे हो आपको इक्वल एक तरह का ही फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस जो है इधर उधर आ रहा है, तो जरा ध्यान से इसको जरूर देखिए।